मैं नहीं मानता कि यह सच है। तुम झूठ बोल रहे हो। आप ये मत सोचिए कि मित्रन फैमिली को ये पता नहीं है कि आपने ध्रुव के साथ पंगा बस केवल इसलिए लिया है क्योंकि आप समंथा की मदद करना चाहते थे, और ऐसा करके आपने फैमिली के रूल्स को तोड़ा है। और ये तो बताने की भी जरूरत नहीं है कि इस समय आपको दो बहुत ही खास लोगों ने दोषी ठहराया है। कौन है वो? संतोष मित्रन के इस सवाल पर कैप्टन फिर उसकी तरफ झुका और उसके कान में धीरे से 2 नाम बोला। जब संतोष मित्रन ने उन 2 नामों को सुना तो वो शॉक हो गया। उसके मुंह से एक भी शब्द नहीं निकल पाया और उसके हाथ कांपने लगे। संतोष मित्रन इस समय पूरी तरह से शॉक था। अगले ही पल वो अपना फोन निकालकर किसी को कॉल करने लगा और दूसरी तरफ से तेजस्वी ने फोन उठाया। डैड, सब कैसा चल रहा है? बेटा, अब से तुम्हें बहुत ही ध्यान से याद करना होगा कि ध्रुव के साथ तुम्हारी क्या दुश्मनी है। तुम्हें ये पता होना चाहिए कि कौन सी दुश्मनी खत्म करी जा सकती है और कौन सी नहीं। संतोष मित्रन की बात सुनकर तेजस्वी को लगा कि संतोष उसका बदला लेने वाला है और इसीलिए उसके चेहरे पर स्माइल आ गई। सारी की सारी खत्म नहीं करी जा सकती है? वो सारी ही खत्म नहीं करी जा सकती हैं तो फिर तुम्हें भी अपनी माँ के पास अभी इसी वक्त जाना होगा। संतोष मित्रन की बात सुनकर तेजस्वी को ऐसा लगा मानो उसने कुछ गलत सुन लिया हो। संतोष मित्रन भी जानता था कि गुस्से से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो सकती और इसीलिए उसने अपनी आवाज धीमी कर ली। तेजस्वी, मुझे याद है कि तुम्हारे पास डॉक्टर्स की एक टीम है। जल्दी से उन लोगों से जाकर कहो कि वो ध्रुव की गर्लफ्रेंड की मदद करे। उसका इलाज होना ही चाहिए। डैड, मैं समझ गया कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। आप यही चाह रहे हैं ना कि मैं ध्रुव की गर्लफ्रेंड को कुछ कर दूं? वैसे इधर कुछ समय से उसकी गर्लफ्रेंड के आसपास सिक्योरिटी बहुत ही ज्यादा टाइट हो रखी है, इसीलिए मेरा वहां पर पहुंच पाना आसान नहीं होगा। उससे कुछ कर दोगे? क्या बकवास कर रहे हो तुम? तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है कि मैं तुमसे क्या कहना चाह रहा हूं? जाओ और जाकर ध्रुव को इम्प्रेस करो। उससे भीख मांगो कि वो तुम्हें और मित्रन फैमिली को हर कीमत पर अकेला छोड़ दे। क्या तुम चाहते हो कि मैं सब कुछ तोते के जैसे तुम्हारे आगे रिपीट करूं? अपने डैड की गुस्से से भरी आवाज सुनकर तेजस्वी इतना ज्यादा डर गया था कि डर के मारे उसका फोन उसके हाथ से ऑलमोस्ट गिर गया था। उसे चाहकर भी ये बात समझ में नहीं आ रही थी कि आखिर क्यों उसके डैड इस तरह की बातें कर रहे हैं। मैं ध्रुव से दया की भीख मांगू? नहीं तो तुम्हें क्या लगता है इस समय सभी का ध्यान अगम चैरिटी की न्यूज की तरफ है और साथ ही साथ ये फैमिली का ऑर्डर भी है। इसीलिए जल्दी करो और ध्रुव को खुश करने की अपनी पूरी कोशिश करो। तो फिर अगम चैरिटी का क्या हम अब उसे बंद कर रहे हैं? हम उसे बंद नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम उसके दरवाजे खुले रखेंगे। हम अपनी मर्जी से पुलिस को उसे चेक करने देंगे और उन्हें एविडेंस हैंड ओवर कर देंगे। इतना कहने के बाद संतोष मित्रन ने फोन रख दिया। तेजस्वी को अपने ही कानों पर भरोसा नहीं हो रहा था, लेकिन फिर उसके पास कोई और चॉइस भी नहीं थी। इसीलिए निराशा में धीमे धीमे चलते हुए तेजस्वी अगम चैरिटी गया और कुछ देर तक दरवाजे पर खड़ा होकर बाहर खड़ी भीड़ को देखता रहा। उसे लगा था कि अगम चैरिटी उसकी सक्सेस की बस एक शुरुआत भर है, लेकिन उसने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि सब कुछ शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगा। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, बाहर मौजूद भीड़ मधुमक्खियों के जैसे अंदर आना शुरू हो गई। तेजस्वी उदास होकर वहीं दरवाजे पर ही बैठ गया। कुछ देर बाद उसने अपने कांपते हाथों से अपना फोन निकाला और अपने डैड को फोन लगाया। डैड, दरवाजा खुल गया है। अगम चैरिटी खत्म हो गई है। आई एम सॉरी। संतोष मित्रन को समझ में नहीं आ रहा था कि वो अपने बेटे को कैसे दिलासा दे। तुम बिना नाकाम हुए कामयाब नहीं हो सकते हो बेटा। इस समय सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है कि तुम ध्रुव को नाराज मत करो। ध्रुव? क्या वो इतना ज्यादा खतरनाक है? तेजस्वी को भरोसा नहीं हो रहा था कि उसके डैड ध्रुव के सामने हार मान रहे हैं। वो मैंने और तुमने जितना सोचा था उससे भी कहीं ज्यादा खतरनाक है। इतना कहने के बाद संतोष मित्रन ने फोन रख दिया। संतोष मित्रन भी बहुत ज्यादा अपसेट महसूस कर रहा था। अगम चैरिटी को उसने बहुत ही मेहनत से इस मुकाम तक पहुंचाया था और आज उसने अगम चैरिटी को खो दिया था और सब कुछ बर्बाद हो गया था। और संतोष मित्रन और तेजस्वी चाह कर भी कुछ नहीं कर पाए थे। तेजस्वी डिप्रेस होकर जमीन पर बैठा हुआ था कि तभी कोई आकर उसके बगल में खड़ा हो गया। जब तेजस्वी ने ऊपर की तरफ देखा तो उसने नोटिस किया कि उसके बगल में अनिका आकर खड़ी थी। ध्रुव, आखिर वो कौन है? वो बस केवल एक वारिस है। एक वारिस? तुम मेरे साथ मजाक कर रही हो क्या? एक वारिस के पास इस तरह की पावर कैसे हो सकती है? मैं भी यही जानना चाहती हूँ।
आने का चाहे या ना चाहे, लेकिन ये बात उसे भी माननी ही पड़ेगी कि उसने पहले ध्रुव को अंडर एस्टिमेट कर दिया था। इस तरफ जब अगम चैरिटी का दरवाजा खुला था, तब बिल्डिंग के अंदर आने वाला पहला इंसान न तो कोई मीडिया का आदमी था, ना ही कोई गवर्नमेंट का आदमी था, बल्कि वो ध्रुव के आदमियों में से एक था। ध्रुव का आदमी अगम चैरिटी से एक इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट लेकर वहां से चुपचाप चला गया। उसके जाने के बाद मीडिया डिपार्टमेंट वहां पर आकर रिपोर्टिंग करने लगी। तभी अचानक से ध्रुव का फोन बजा और ध्रुव को एहसास हुआ कि आस्था जिंदल उसे फोन कर रही हैं। ध्रुव, तुमने एग्जैक्टली क्या किया है? कमाल ही हो गया है। डॉक्टर मिन्हास एक्चुअल में अभी तृप्ति के वार्ड में आए थे और उन लोगों का कहना है कि वो लोग कॉन्फिडेंट है कि वो लोग तृप्ति को ठीक कर देंगे और वो लोग तुरंत ही ऑपरेशन शुरू कर सकते हैं। हालांकि ये बात और थी कि आस्था जिंदल की बात सुनकर ध्रुव को तुरंत ही ऐसा महसूस हुआ कि कुछ गलत होने वाला है। उन्हें तृप्ति के करीब मत जाने दीजिएगा। लेकिन उन लोगों ने कहा है कि दिल्ली में मौजूद मेडिकल स्किल्स और इक्विपमेंट्स तृप्ति के इलाज के लिए काफी नहीं है और इसीलिए उन लोगों ने ऑलरेडी तृप्ति को ट्रांसफर कर दिया है। आस्था जिंदल की बात सुनकर ध्रुव ने घबराहट में एक गहरी सांस ली। इस चीज के बारे में वो भूल ही गया था कि उसने तेजस्वी और मित्रन फैमिली के साथ जो किया था उसका बदलाव तेजस्वी तृप्ति से लेगा। आस्था जिंदल को भी महसूस हुआ कि ध्रुव की टोन में कुछ तो गड़बड़ है और इसीलिए वो बहुत घबरा गई। तो फिर अब हमें क्या करना चाहिए? तभी आस्था जिंदल को याद आया कि जाने से पहले डॉक्टर मिन्हास ने आस्था जिंदल को अपना नंबर दिया था और इसीलिए उन्होंने फौरन दूसरे फोन से डॉक्टर मिन्हास को कॉल लगाया। हालांकि ये बात और थी कि दूसरी तरफ से लाइन बीप की आवाज के साथ कट गई थी। उनका फोन नहीं लग रहा है, शायद नेटवर्क नहीं होगा, है ना? मैं अभी इसी वक्त तृप्ति को ढूंढने के लिए जा रहा हूँ। ये बात और थी कि इस बात की गारंटी ध्रुव भी नहीं दे सकता था कि वो तृप्ति को ढूंढ पाएगा या नहीं। वैसे तो ध्रुव तेजस्वी से हर चीज में आगे था, लेकिन इस समय तेजस्वी के हाथों में जो चीज थी वो ध्रुव के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट थी। ध्रुव अच्छे से जानता था कि जो हार तेजस्वी को मिली थी उसके बाद तेजस्वी पूरी तरह से पागल हो गया था और अब वो कुछ भी कर सकता था। आस्था जिंदल से बात करके फोन रखने के बाद ध्रुव ने फिर सीधा संतोष मित्रन को फोन लगाया। संतोष मित्रन का सारा घमंड उसी समय खत्म हो गया था। ये देखकर कि ध्रुव उसे फोन कर रहा है, संतोष मित्रन बहुत ही ज्यादा खुश था। हालांकि ये बात और थी कि जब संतोष मित्रन ने ये बात सुनी कि तेजस्वी ने क्या किया है, उसने गुस्से में कहा, कितना बेवकूफ बेटा है। संतोष मित्रन को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर क्यों तेजस्वी ध्रुव को नाराज करने पर तुला हुआ है। मिस्टर गिर, चिंता मत करिए, मैं अभी उसे कहता हूँ कि वो आपकी गर्लफ्रेंड को सही सलामत आपके हवाले कर दे। इतना कहने के बाद संतोष मित्रन ने फोन रख दिया और तेजस्वी को फोन लगाया, लेकिन कई बार फोन लगाने के बाद भी तेजस्वी ने फोन नहीं उठाया। बहुत देर तक फोन लगाने के बाद फाइनली जब तेजस्वी ने फोन उठाया, दूसरी तरफ से तेजस्वी की आवाज बहुत धीमी थी और उसकी आवाज सुनकर ऐसा लग रहा था जैसे कि वो रो रहा हो। तेजस्वी, क्या ध्रुव की गर्लफ्रेंड तुम्हारे पास है? तेजस्वी ने बस में जवाब दिया। जाने दो उसे, तुम पागल हो गए हो क्या? तुम्हें नजर नहीं आ रहा है कि इस समय बात ऑलरेडी बिगड़ी हुई है। यहाँ तक कि मित्रन फैमिली ने भी ध्रुव के साथ कॉम्प्रोमाइज कर लिया है। मैं एक बार फिर तुमसे कह रहा हूँ कि उसे जाने दो। मैं उसे नहीं जाने दूंगा डैड। आप ये मत सोचिएगा कि मुझे कुछ पता नहीं है। ध्रुव ने पूरी तरह से अगम चैरिटी को बर्बाद कर दिया है। अगर हम कुछ और साल इंतजार करेंगे तो अगम चैरिटी को उसके पहले के मुकाम पर पहुंचाने का कोई मौका नहीं रहेगा। संतोष मित्रन अच्छे से जानता था कि तेजस्वी जो कुछ कह रहा है वो सब सच है, लेकिन फिर उसके पास और कोई चारा नहीं था। तुम्हें उस लड़की को आजाद करना ही होगा। ये मित्रन फैमिली का ऑर्डर है। डैड, जब मेरी मॉम मरी थी तब मैंने आपको ब्लेम नहीं करा था क्योंकि आप वहां पर नहीं थे, लेकिन अब जिस आदमी की वजह से मेरी माँ की मौत हुई है वो आपके सामने है और आप अभी भी कुछ नहीं कर रहे हैं। आप कायर हो सकते हैं लेकिन मैं नहीं। मैं हर एक चीज का बदला लूंगा। तुम अपने हाथों से अपनी कब्र खोद रहे हो। तुम आखिर करना क्या चाहते हो? मैं क्या करना चाहता हूँ? मैं चाहता हूँ कि ध्रुव को भी इस बात का एहसास हो कि किसी अपने को खोने का दर्द क्या होता है, जैसे मुझे हो रहा है। इतना कहने के बाद तेजस्वी फोन काट देता है और तृप्ति का एक वीडियो बनाता है जो उसके पीछे लटकी हुई थी। तृप्ति का वीडियो बनाने के बाद तेजस्वी उस वीडियो को सीधा ध्रुव को भेज देता है एक मैसेज के साथ। क्या तुम अपनी गर्लफ्रेंड को जिंदा देखना चाहते हो? दिल्ली में पहुंचने से पहले ध्रुव को तेजस्वी का वीडियो मिल गया था।
और उस वीडियो को देखकर ध्रुव की आंखें खुली की खुली रह गई थी। डैमिट, तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ? मैं बस तुम्हें यह एहसास करा रहा हूँ कि मैं किस दर्द से गुजर रहा हूँ। तेजस्वी के हिसाब से ध्रुव ने उसका सब कुछ छीन लिया था। तेजस्वी की पूरी दुनिया उसकी माँ थी और ध्रुव की वजह से आज उसकी माँ उसके साथ नहीं थी। और जैसे कि मानो इतना काफी नहीं था कि ध्रुव ने अगम चैरिटी को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया था और इसीलिए इन सब के लिए तेजस्वी को ध्रुव से बदला लेना ही लेना था। तेजस्वी की बात सुनकर ध्रुव ने गुस्से में अपनी मुट्ठी बांध ली। ध्रुव को अपने दिल में बहुत ज्यादा दर्द महसूस हो रहा था। डॉक्टर्स का कहना था कि तृप्ति की कंडीशन स्पेशल है और उसका सिर एक बार फिर से कोई शॉक बर्दाश्त नहीं कर सकता था और अब तेजस्वी जानबूझकर तृप्ति को चोट पहुंचाने की कोशिश कर रहा था। तेजस्वी के पीछे ध्रुव को समुद्र नजर आ रहा था। तृप्ति रस्सी से बंधी हुई थी और अगर तेजस्वी रस्सी को काट देता है तो तृप्ति फौरन ही समुद्र में गिर जाएगी। मैं तुम्हें कुछ इंटरेस्टिंग चीज दिखाता हूँ। इतना कहने के बाद तेजस्वी ने कैमरा को मूव किया और उसे समुद्र की तरफ फोकस कर दिया। समुद्र का नजारा देखकर हैरानी से ध्रुव की आंखें और ज्यादा खुली की खुली रह गईं। वो समुद्र एक्चुअल में मीट से भरा हुआ था और उसकी वजह से बहुत सी मछलियां वहां पर अट्रैक्ट होकर आती थी। तुम कर क्या रहे हो? ध्रुव, तुम्हारे पास चूज करने के लिए बहुत ज्यादा समय नहीं है। 2 घंटे, तुम्हारे पास बस केवल 2 घंटे हैं और ये तो तुम जानते ही होगे कि मैं क्या चाहता हूँ। मुझे मरने का डर नहीं है, लेकिन अगर मैं मरा तो साथ में तुम भी बर्बाद होगे। लेकिन तृप्ति बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। मैं तुम्हें बस ये बताना चाहता हूँ कि उसके समुद्र में गिरने से पहले मैं उसे एक आखिरी बार उसे लड़की होने का सुख जरूर दूंगा। तुम समझ रहे हो मेरी बात? तेजस्वी की बात सुनकर ध्रुव को समझते देर नहीं लगी कि तेजस्वी तृप्ति के साथ क्या करना चाहता था। तेजस्वी मित्रन, अगर तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत है तो मेरा मुकाबला करो। एक लड़की का सहारा लेकर तुम मर्द नहीं कहलाओगे। लेकिन तेजस्वी ने ध्रुव की बात का कोई जवाब नहीं दिया और फोन काट दिया। ध्रुव इस समय गुस्से से किसी ज्वालामुखी के जैसा फट रहा था। सर, अब हमें क्या करना चाहिए? ऐसा नहीं था कि निहाल नहीं जानता था कि इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए, लेकिन वो ध्रुव के फैसले का इंतजार कर रहा था। तृप्ति को कुछ भी नहीं हो सकता है, मैं उसे कुछ होने नहीं दूंगा। ध्रुव ने तय कर लिया था कि अब वो तेजस्वी पर किसी भी तरह का कोई रहम नहीं दिखाएगा। लेकिन अभी अभी हमने जो वीडियो देखा है उसके हिसाब से वो लोकेशन किसी समुद्र की थी और उसने समुद्र इसीलिए चुना है क्योंकि वो नहीं चाहता है कि हम उसे ढूंढें। निहाल अच्छे से जानता था कि तृप्ति और तेजस्वी को ढूंढना वाकई बहुत ज्यादा मुश्किल था और एक बार तेजस्वी को पता चल गया कि वो लोग उसे ढूंढ रहे हैं तब इस मामले के साथ डील करना और भी कहीं ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। कॉम्प्रोमाइज करके तृप्ति नहीं बचेगी। इतना कहने के बाद ध्रुव ने अपना फोन निकाला और जसविंदर को फोन लगाया। बहुत ही जल्द एक कार ध्रुव और निहाल को पिक करने के लिए वहां आ गई। हालांकि ये बात और थी कि जब निहाल ने देखा कि वो लोग किस जगह आकर रुके हैं तब वो हैरान हो गया। इसे एक छोटा बेस समझ लो। ध्रुव की बात सुनकर निहाल की खुशी का ठिकाना नहीं रहा, लेकिन जब उसने ध्रुव के पीछे मौजूद टीम को देखा तब वो शॉक्ड रह गया। ध्रुव के पीछे इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट की पूरी टीम थी और निहाल भी जानता था कि बस गिल फैमिली ही इस तरह की टीम खड़ी कर सकती थी। इस वीडियो को चेक करने में मेरी मदद करो। ये एक ऑयल फील्ड होना चाहिए, लेकिन अगर हम समुद्र में ऑयल फील्ड्स को ढूंढने के लिए जाएंगे तो हमें बहुत ज्यादा समय लग जाएगा। कितना समय लग जाएगा इन सब में? मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं जल्द से जल्द इसे ढूंढ लूं। आप उसे ज्यादा से ज्यादा भटकाए रखने की कोशिश करिएगा ताकि हमें थोड़ा समय मिल सके। जसविंदर जानता था कि ये काम अर्जेंट है और इसीलिए उसने ध्रुव से बहुत ज्यादा बात नहीं की। इस तरफ दिल्ली के ईस्टर्न मोस्ट पोर्ट ऑयल फील्ड्स में तेजस्वी के बगल में एक अधेड़ उम्र का आदमी खड़ा था और उसके चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल थी। मिस्टर मित्रन, सब कुछ तैयार है। हम 10 किलोमीटर की रेंज में सब कुछ देख सकते हैं। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। जैसे ही कोई करीब आएगा हम तुरंत ही उसे देख लेंगे। हम इस तरह की चीजों में प्रोफेशनल हैं। उस अधेड़ उम्र के आदमी ने तेजस्वी से कहा और उसकी बात सुनकर तेजस्वी ने अपनी गर्दन हिलाई। इसमें 750 करोड़ रुपए हैं और बाकी के 750 करोड़ काम होने के तुरंत बाद तुम्हें मिल जाएंगे। मिस्टर मित्रन, आप कहना क्या चाहते हैं? आपको हम लोगों पर भरोसा नहीं है? मैं ऑलरेडी तुम्हें आधी कीमत दे चुका हूं। क्या तुम्हें डर है कि मैं बाकी की कीमत तुम्हें नहीं दूंगा? पिंटू, तुम जानते हो कि मैं अपनी जुबान का पक्का हूं। अपने आदमी से कहो कि बकवास बंद करे। तेजस्वी, मेरे लिए पैसा सबसे पहले है
और बाकी सभी चीजें उसके बाद में आती हैं। और भरोसा हमें तुम पर नहीं बल्कि तुम्हें हम लोगों पर नहीं है। ऑफ कोर्स अगर तुम्हें यह डील नहीं चाहिए तो हम तृप्ति को ध्रुव को दे सकते हैं। आई एम श्योर इस लड़की की जान की कीमत उसके लिए बहुत होगी और वो तुम्हारी तरह कंजूसी भी नहीं दिखाएगा। मैंने तुम्हें यह कीमत इसलिए ऑफर की थी क्योंकि तुमने हमें इंफॉर्मेशन दी थी। ठीक है, मैं अभी इसी वक्त तुम्हें पूरा पैसा देता हूँ, लेकिन काम अच्छे से होना चाहिए। उसकी चिंता तुम मत करो, अब तक हम कभी भी अपने काम में नाकाम नहीं हुए हैं। तेजस्वी से इतना कहने के बाद पिंटू ने फिर अपने बगल में खड़े हुए आदमी को ऑर्डर दिया कि वो ध्यान से उस समुद्र पर नजर बनाए रखे और अगर कोई भी वहां पर आता है तो वो हथियार निकाल ले। दूसरी तरफ ध्रुव को फाइनली कुछ क्लूज मिल गए थे। वो दिल्ली के ईस्ट पार्ट में ड्रिलिंग रिग्स में है, लेकिन क्या? लेकिन गहरे समुद्र के पास बहुत सी ड्रिलिंग रिग्स मौजूद हैं और ऑलमोस्ट सभी खास हैं। ऐसे में हमारी वाली ड्रिलिंग रिग का पता लगा पाना मुश्किल है। उसके लिए हमारे पास कम से कम मिलिट्री सैटेलाइट्स का एक्सेस होना चाहिए, लेकिन ये मुश्किल हिस्सा नहीं है। मुश्किल हिस्सा ये है कि वो लोग हमें इतना ज्यादा समय नहीं देंगे। क्या कोई और तरीका नहीं है? आमतौर पर कोई भी वहां पर मौजूद रिग्स में नहीं जाता है, बस सिवाय कुछ वर्कर्स के। इसके अलावा रिग में कोई भी सिग्नल नहीं रहता है और इसलिए उन्हें ढूंढ पाना या कांटेक्ट कर पाना मुश्किल है। कोई सिग्नल नहीं है? तो फिर तेजस्वी ने अभी मुझे कांटेक्ट कैसे किया? हो सकता है कि वो अपना खुद का सिग्नल सोर्स लेकर आया हो या उसने रिग में कोई फिक्स सिग्नल इस्तेमाल करा हो। जैसे ही जसविंदर ने वो बात कही, अचानक से ही उसे कुछ रियलाइज हुआ। उसने तुरंत ही स्क्रीन चेक की, जिसके बाद उसके चेहरे पर एक स्माइल आ गई। उस तरफ ड्रिलिंग रिग्स में आधा घंटा बीत चुका था और तेजस्वी से अब और इंतजार नहीं हो रहा था। शिट, ये अभी तक आया क्यों नहीं? तभी अचानक से वो आ रहा है, वो आ रहा है। जैसे तेजस्वी ने अपनी बात खत्म की, टेलीस्कोप पकड़ा हुआ वो आदमी जोर से चिल्लाया। तेजस्वी कुछ दूरी पर एक स्पीड बोट को तेजी से अपनी तरफ आते हुए देख रहा था। उस स्पीड बोट में कोई और नहीं बल्कि ध्रुव था। फाइनली तुम आ गए हो ध्रुव। तुमने मेरे साथ जो किया है अब तुम्हें उसकी 100 गुना कीमत चुकानी होगी। मेरे करीब मत आना ध्रुव। अगर अपनी गर्लफ्रेंड को जिंदा देखना चाहते हो तो पहले तुम कठौता एरिया के मामले को सुलझाओ और फिर उसके बाद मेरे बैंक अकाउंट में 30,000 करोड़ रुपए ट्रांसफर करो। मैं तुम्हें आधे घंटे का समय देता हूँ। तेजस्वी ऊपर ऐसे देख रहा था जैसे कि वो कहीं का राजा हो। तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा? मेरे करीब मत आओ। क्या तुम ये चाहते हो कि तुम्हारी तृप्ति समुद्र की गहराई में गिरकर शार्क्स का खाना बन जाए? वेल, शार्क्स का खाना कौन बनेगा और कौन नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। जैसे ही तेजस्वी ने ध्रुव से अपनी बात कहनी खत्म की, अचानक से उसे अपने कान में एक आवाज सुनाई दी। उस आवाज को सुनकर तेजस्वी हैरान रह गया और जब उसने पीछे पलट कर देखा तो उसे एहसास हुआ कि उससे ये बात कहने वाला और कोई नहीं बल्कि पिंटू था। ऐसा नहीं है कि हमें नहीं पता है। वो जिस इंसान को चाहता है वो हमारे हाथों में है। तेजस्वी को ऐसा महसूस हो रहा था कि पिंटू के शब्द थोड़े अजीब थे, लेकिन फिर भी उसने जवाब दिया। तेजस्वी अच्छे से जानता था कि ध्रुव के पास उसकी बात मानने के अलावा और कोई चॉइस नहीं थी, क्योंकि जितना उसने ध्रुव को ऑब्जर्व किया था वो अच्छे से जानता था कि तृप्ति ध्रुव के लिए बहुत मायने रखती है और यही वजह थी कि तेजस्वी को यकीन था कि ध्रुव जरूर ही उसकी हर बात मानेगा। हालांकि ये देखकर कि पिंटू ने अभी भी तेजस्वी को कोई जवाब नहीं दिया है, तेजस्वी को थोड़ा अजीब महसूस हुआ और उसे लगने लगा जैसे कि कुछ गड़बड़ है। और फिर उसकी नजर पिंटू के मोबाइल फोन पर पड़ी। तुमने अभी अभी किसे फोन किया? वो जो मारना चाहता है। पिंटू की बात सुनकर तेजस्वी को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसने कुछ गलत सुन लिया हो। आफ्टर ऑल, पिंटू का बॉस तो तेजस्वी को होना चाहिए था। इसके अलावा तेजस्वी को मालूम था कि पिंटू हमेशा से ही लॉयल रहता है और वो कभी भी अपने बॉस को धोखा नहीं देता था। तो फिर ऐसे कैसे? तुम कहना क्या चाहते हो? मिस्टर मित्रन, क्या आप वाकई में इतने बेवकूफ हैं? इसका क्या मतलब हो सकता है? आपको नहीं लगता है कि इसका मतलब ये है कि ये लोग आपको जान से मारने वाले हैं? पिंटू की बात सुनकर डर के मारे तेजस्वी के रोंगटे खड़े हो गए। आफ्टर ऑल, वो अपने साथ ज्यादा लोगों को लेकर नहीं आया था। ऐसे में अगर पिंटू वहां पर उसे अटैक करता है तो फिर तेजस्वी कुछ भी नहीं कर पाएगा। क्या पिंटू को रिश्वत दी गई है? यही सवाल तेजस्वी के मन में चल रहा था। उसने तुम्हें कितना पैसा दिया है? मैं तुम्हें उसका दुगना पैसा दूंगा, नहीं 10 गुना पैसे दूंगा। देखो, ध्रुव की मदद करना तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगा। वो तुम्हें छोड़ेगा नहीं। पैसे? तुम्हारे पैसे मैं अभी तुम्हें वापस दे देता हूँ।
इतना कहने के बाद पिंटू ने तेजस्वी का बैंक कार्ड उसकी तरफ वापस फेंक दिया। यह देखकर तेजस्वी गुस्से में आग बबूला हो गया, क्योंकि ये साफ नजर आ रहा था कि पिंटू ने उसे धोखा दिया। लेकिन तेजस्वी ये नहीं समझ पा रहा था कि ध्रुव ने ऐसा किस तरह से किया। मिस जिंदल को अच्छे से प्रोटेक्ट करो। पिंटू के आदमियों को समझ में नहीं आ रहा था कि पिंटू क्या कर रहा है, लेकिन उन्हें पिंटू के ऑर्डर्स को फॉलो करना ही था। बहुत ही जल्द तृप्ति की बॉडी पर बंधी हुई रस्सियां ढीली पड़ गईं और उसी समय पिंटू के सिर पर एम किया हुआ रेड डॉट धीरे से हट गया। पिंटू ने राहत भरी गहरी सांस ली और उसके कांपते हुए हाथ फाइनली रुक गए। वो रेड डॉट तेजस्वी को भी नजर आया और फिर उसे सारी बातें समझ में आ गईं। पिंटू, मुझे लगा था कि तुम एक पावरफुल किलर हो, लेकिन तुम तो डर के मारे भीगी बिल्ली बन गए। तुम दिल्ली के टॉप किलर होने का टाइटल डिजर्व ही नहीं करते हो। अगर तुम्हें लगता है मैंने तृप्ति को इसलिए जाने दिया क्योंकि एक स्नाइपर ने मेरे माथे पर एम करके रखा हुआ था, तो ये तुम्हारी गलतफहमी है। पिंटू की बात सुनकर तेजस्वी हैरान था। वो अच्छे से जानता था कि अब पिंटू उसके किसी काम का नहीं है। इसके अगले ही पल वो तेजी से तृप्ति की तरफ भागा, लेकिन इससे पहले कि वो तृप्ति तक पहुंच पाता, पिंटू वहां पर पहुंच गया और अब वो तृप्ति की ढाल बनकर वहां पर खड़ा हुआ था। तुम पागल हो गए हो क्या? तुम्हें क्या लगता है कि ध्रुव की गर्लफ्रेंड को किडनैप करने के बाद ध्रुव तुम्हें छोड़ देगा? वो फिर भी तुम्हें नहीं छोड़ेगा। आखिर ऐसा भी क्या दे दिया उस ध्रुव ने तुम्हें? उसने मुझे मेरी जिंदगी दी है। उसकी बोट में जसविंदर नाम का एक आदमी है। अगर मैंने तृप्ति को नुकसान पहुंचाया तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि जसविंदर न सिर्फ मुझे जान से मार डालेगा, बल्कि वो मेरे अड्डे को ढूंढकर मेरा सब कुछ तबाह कर देगा। आई एम सॉरी, लेकिन अगर मुझे अपनी खुद की रेपुटेशन भी बर्बाद करनी पड़े कि मैं अपना काम पूरा नहीं कर पाया, मुझे वो मंजूर है। लेकिन मैं किसी को भी तृप्ति को चोट पहुंचाने नहीं दूंगा। आज से ये वो लड़की नहीं है जिसे हम किडनैप करना चाहते थे, बल्कि ये हमारी क्वीन है। और रही बात आपकी मिस्टर मित्रन, तो आप बहुत ही बड़े बेवकूफ हैं। आपने और आपकी फैमिली ने इतनी कम स्ट्रेंथ के साथ ध्रुव के अगेंस्ट जाने की हिम्मत की। ऐसा करके आपने अपनी खुद की मौत तय कर ली है। मैं आपको यही राय दूंगा कि आप ये सोचना शुरू कर दें कि बाद में आप कैसे दया की भीख मांगेंगे मिस्टर मित्रन। एक्चुअली नहीं, आपको दया की भीख मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि आज तो पूरी की पूरी मित्रन फैमिली भी आपको बचा नहीं पाएगी। पिंटू की बात सुनकर तेजस्वी गुस्से में आग बबूला हो गया था। उसने फिर अपने आदमियों को ऑर्डर दिया कि तृप्ति को जान से मार दे। तेजस्वी की धमकी सुनकर पिंटू ने भी अपने आदमियों को तेजस्वी को सबक सिखाने का ऑर्डर दिया। दोनों ही तरफ से लोग आपस में भिड़ गए, लेकिन पिंटू के लोग ज्यादा पावरफुल थे और इसीलिए बहुत जल्द वो और उसके लोग तेजस्वी और उसके लोगों पर भारी पड़ गए थे। तेजस्वी अपनी जगह से हिलने की हिम्मत भी नहीं कर पा रहा था, बल्कि वो बेरहम तरीके से स्माइल करने लगा। तेजस्वी को अच्छे से यह बात मालूम थी कि वो हार गया है, लेकिन उसने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो इतने ट्रैजिक तरीके से हारेगा। दूसरी तरफ ड्रिलिंग रिग्स के बीच ध्रुव की बोट आ गई। ध्रुव ने यह नोटिस किया कि सब कुछ अंडर कंट्रोल है। ध्रुव ने फिर जसविंदर की तरफ देखा। वो इस बात पर प्राउड था कि जसविंदर सब कुछ संभाल सकता है। वो लोग जैसे रिग्स पर पहुंचे, उन्होंने देखा कि पिंटू ने तेजस्वी को जमीन पर पटक दिया। ध्रुव, तुम्हें क्या लगता है तुम जीत गए हो? ध्रुव ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि वो देखने में बहुत ज्यादा रिलैक्स्ड नजर आने लगा था। उसके बाद ध्रुव तृप्ति की तरफ गया। तृप्ति का सफेद पड़ा हुआ चेहरा देखकर ध्रुव को अपने दिल में गहरा दर्द महसूस हुआ। मुझे मेरे मिलिट्री करियर से कुछ बेसिक मेडिकल नॉलेज है, इसलिए मैं पहले इन्हें देखता हूं। पिंटू, पास ही जो फर्स्ट एड टीम है उन्हें कांटेक्ट करो। मैंने ऑलरेडी उन्हें कांटेक्ट कर लिया है और वो बस आते ही होंगे। मिस्टर जसविंदर, आई एम सॉरी। जब हमने इस लड़की को किडनैप किया था तब हमें नहीं पता था कि ये लड़की आपके साथ है। आप प्लीज चिंता मत करिए। आज के बाद से मिस्टर गिल और उनसे जुड़े सभी लोगों को प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी मेरी रहेगी। जसविंदर ने पिंटू की बात को इग्नोर कर दिया, क्योंकि इस समय उसके लिए तृप्ति को बचाना किसी और चीज से कहीं ज्यादा जरूरी था। तुम लोग इस लड़की को बचाना चाहते हो। अनफॉर्चुनेटली मैंने डॉक्टर मिनहास को छुपा कर रखा हुआ है। ध्रुव, तुम्हें वाकई में लगता है कि मेरे पास कोई बैकअप नहीं होगा? यह वाकई में तुम्हारी किस्मत है। मैंने पूरी रिसर्च कर ली है और कहीं पर भी इंट्राक्रैनिकल सर्जरी का कोई भी एक्सपर्ट नहीं है, और इसीलिए जनरल वेजिटेटिव पेशेंट्स का अंत में कोई इलाज नहीं होता है। और अगर तुम तृप्ति को बचाना चाहते हो तो उसके लिए तुम्हें मुझसे ही होकर गुजरना होगा।
ध्रुव ने तेजस्वी की बातों को पूरी तरह से इग्नोर कर दिया। उसने तृप्ति की कंडीशन पर नजर डाली और नोटिस किया कि उसकी कंडीशन पहले से भी कहीं ज्यादा बदतर थी। हॉस्पिटल बेड से निकलने के बाद तृप्ति को कोई भी फ्लूइड सप्लाई नहीं मिल रहा था और साथ ही साथ रास्ते में उसे झटके भी लगे होंगे। इसके अलावा समुद्र की कंडीशंस भी बहुत ज्यादा मुश्किल हैं और इसीलिए तृप्ति की सिचुएशन बहुत ही ज्यादा खराब हो गई थी। बताओ मुझे कि तुम कैसे मरना चाहोगे? ये तुम्हारे आखिरी शब्द होंगे। तुम उसे बचाना नहीं चाहते हो? गलत जवाब। तेजस्वी ध्रुव की तरफ देखते हुए यही सोच रहा था कि इस समय चाहकर भी वो कुछ नहीं कर सकता। तेजस्वी एक बहुत ही स्मार्ट आदमी था और इसीलिए वो जानता था कि ध्रुव उतना बेवकूफ नहीं है जितना उसने इमेजिन किया था और वो ध्रुव को अब कंट्रोल भी नहीं कर सकता। ध्रुव, पहले और बातें छोड़ो। जब तक डॉक्टर मिन्हास यहाँ पर हैं, इस बात के चांसेस बहुत ज्यादा हैं कि तृप्ति बच जाएगी। ध्रुव का खतरनाक रूप देखकर तेजस्वी का सारा घमंड गायब हो गया था और फाइनली उसने मान लिया था कि वो ध्रुव का मुकाबला नहीं कर सकता। तुम एक काम क्यों नहीं करते हो? तुम मुझे डॉक्टर मिन्हास से बात क्यों नहीं करने देते हो? अगर तृप्ति फिर भी रिकवर नहीं करती है तब फिर तुम मेरे साथ जो चाहो वो कर सकते हो। ध्रुव के सामने भीख मांगने के अलावा तेजस्वी के पास अब और कोई चॉइस नहीं रह गई थी क्योंकि अब बाजी ध्रुव के हाथ में थी। जो तेजस्वी ने जितना सोचा था उससे कहीं ज्यादा खतरनाक बात थी। यहाँ तक कि पिंटू भी एक ही झटके में उसके अगेंस्ट चला गया था। बॉस, शिप यहाँ पर आ चुकी है। पहले तृप्ति को लेकर चलो। जसविंदर से इतना कहने के बाद ध्रुव ने फिर पलटकर तेजस्वी की तरफ देखा। मिस्टर गिल, आप चिंता मत करिए, मैं इस इंसान को उसके किए की सजा दूंगा। उस जमाने में जसविंदर ने मेरी जान बचाई थी, इसलिए आप चिंता मत करिए, मैं भागूंगा नहीं। लेकिन आपको इस घटिया आदमी के खून से अपने हाथ रंगने की जरूरत नहीं है। पिंटू की बात सुनकर ध्रुव ने अपनी गर्दन हिलाई और जब वो नीचे की तरफ जाने ही वाला था कि तभी अचानक से उसे एक क्लैंग की आवाज सुनाई दी। उस आवाज को सुनकर ध्रुव ने पीछे पलट कर देखा और नोटिस किया कि पिंटू ने अपना काम कर दिया था। तेजस्वी समुद्र में गिर रहा था और समुद्र में गिरते समय वो बहुत ही ज्यादा घबराया हुआ था। वो अच्छे से जानता था कि पानी में कौन सी चीज उसका इंतजार कर रही थी। तेजस्वी जानता था कि वो मरने वाला है, लेकिन उसने भी तय कर लिया था कि वो इतनी आसानी से नहीं मरेगा। अगर वो मरा तो वो ध्रुव को अपने साथ नर्क में घसीट कर ले जाएगा। अपने मन में इसी ख्याल के साथ जैसे ही तेजस्वी पानी में गिरा, वो फौरन अपना फोन निकालकर उसे पोंछता है और कुछ वक्त तक तैरने की कोशिश करने लगता है। फिर वो पिंटू के थ्रू बनाए गए सिग्नल टावर का इस्तेमाल करके एक वीडियो भेजता है। मैं कठौता एरिया की मित्रन फैमिली से हूँ। अगर मौका मिले तो ध्रुव को जाने मत देना, उसे जान से मार डालना। वो वीडियो बहुत ही मुश्किल से भेजा गया था और उस वीडियो को रिसीव करने वाला स्टील ट्रियो था। तेजस्वी जानता था कि बस स्टील ट्रियो ही है जो ध्रुव का मुकाबला कर सकता था। वीडियो भेजने के बाद तेजस्वी ने पीछे पलट कर देखा और उसे महसूस हुआ कि उसके चारों ओर मौजूद पानी बहुत ही ज्यादा डिस्टर्ब हो रहा था। उसकी वजह यह थी कि वहां पर शार्क्स मौजूद थी। यह देखकर तेजस्वी के रोंगटे खड़े हो गए थे। ध्रुव के साथ निपटने के लिए उसने 2 घंटों तक शार्क्स को अट्रैक्ट किया था और अब सभी शार्क्स उसकी तरफ आ रही थी। जाहिर सी बात है कि अब उसे इस बात का पछतावा हो रहा था, लेकिन तेजस्वी जानता था कि यही उसकी किस्मत है और सिर्फ उसकी ही नहीं, उसके सभी आदमियों की भी, जिन्हें उनके बाद पानी में फेंका गया था। देखते ही देखते उस समुद्र में से तेजस्वी समेत सभी लोगों की चीखें और ज्यादा से ज्यादा तेज होती जा रही थी और बहुत ही जल्द उस समुद्र का खारा पानी लाल रंग का हो गया था। तृप्ति को शिप में ले जाया गया है। क्या आप जाकर उसे एक बार देखना चाहेंगे? जसविंदर की बात सुनकर ध्रुव ने हाँ में अपनी गर्दन हिलाई। वो भी तृप्ति से मिलकर उसे देखना चाहता था कि वो किस हाल में है। अब आगे क्या करना है? अगर तुम मेरी जगह होते तो क्या करते? इसके साथ डील करना मुश्किल है। अगर मैं होता तो मैं उन लोगों को समुद्र में गिरने नहीं देता। अब जब मित्रन फैमिली उन्हें ढूंढ रही है तब इस मैटर के साथ डील करना वाकई में आसान नहीं है। हम जंग भले ही जीत गए हैं, लेकिन अगर मित्रन फैमिली ने हमें रंगे हाथों पकड़ लिया तब हम डिसएडवांटेज में होंगे। जसविंदर की बात सुनकर ध्रुव कुछ देर तक खामोश था, फिर उसके चेहरे पर स्माइल आ गई। तो फिर तुम इंतजार किसका कर रहे हो? जल्दी करो और उन लोगों को बचाने के लिए शिप को यहाँ पर बुलाओ। ध्रुव की बात सुनकर जसविंदर तुरंत ही शिप पर मौजूद लोगों को इशारा करते हुए स्माइल करता है, क्योंकि वो समझ गया था कि ध्रुव के दिमाग में क्या चल रहा था।
समुद्र में मौजूद उन लोगों को बचाने का कोई तरीका था ही नहीं, लेकिन ऐसा करके ध्रुव अपना नाम इन सब से साफ कर देना चाहता था। जसविंदर के इशारे के बाद शिप में मौजूद लोग समुद्र में मौजूद लोगों को बचाने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन उन्हें रियलाइज होता है कि बहुत ही कम लोग ऐसे बचे हैं जो अभी भी जिंदा हैं, और उनमें से भी बहुत ही कम लोग सर्वाइव कर सकते हैं, और अगर वो सर्वाइव कर भी गए तब भी शायद वो अपाहिज हो जाएंगे। क्या हो रहा है यहाँ पर? वो कैप्टन इस बात के लिए श्योर नहीं था कि ध्रुव का इस पूरे मामले से कोई लेना देना है या नहीं, लेकिन वो ये जानता था कि ध्रुव यहाँ वर्कर नहीं है। हेलो, मेरा नाम ध्रुव है। जसविंदर ध्रुव के तरीकों को देखकर हैरान था। आमतौर पर लोग इस तरह की चीजों से बचने की कोशिश करते हैं, लेकिन ध्रुव यहाँ पर खुद को शिप के कैप्टन के सामने अपने असली नाम के साथ इंट्रोड्यूस कर रहा था। ये सब कौन है ये? वेल, ये मित्रन फैमिली का बेटा है। ये काफी ज्यादा अमीर है और एक चुटकी में करोड़ों अरबों रुपए खर्च कर सकता है। बात बस इतनी सी है कि इस समय मैं इन सब की हालत देखकर ये नहीं बता पाऊंगा कि इन लोगों में से वो बेटा कौन है। ध्रुव की बात सुनकर कैप्टन हक्का बक्का रह गया था। वो तुरंत ही वहां से पलटकर भागना चाहता था और पुलिस को बुलाना चाहता था। चिंता मत करिए, मैं और मिस्टर मित्रन एक ही टीम में थे। कुछ दिन पहले हम लोग एक मेडिकल कम्युनिटी में इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे थे। मीडिया भी इसके बारे में जानती है। अभी हाल ही में उन्हें आपके ऑयल फील्ड्स में काफी इंटरेस्ट आया था और इसलिए वो मुझे अपने साथ इसे दिखाने के लिए लाए थे और ये हादसा हो गया। आपको इस पूरे किस्से को एक्सप्लेन करने के लिए एक अच्छा आइडिया सोचना चाहिए और जितना हो सके उतना अपनी रेपुटेशन को प्रोटेक्ट करके रखना चाहिए। शिप के कैप्टन को ध्रुव की बातों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं हो रहा था। ध्रुव के हिसाब से तेजस्वी उसका दोस्त था, लेकिन शिप के कैप्टन को ध्रुव कहीं से भी दुखी नजर नहीं आ रहा था कि उसका दोस्त यहाँ समुद्र में मर गया है। और सच पूछो तो ध्रुव एक्चुअल में दुखी होना चाहता था, लेकिन वो चाह कर भी दुखी हो नहीं पा रहा था क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा खुश था। वेल, मैं आपको इस बारे में और एक्सप्लेन नहीं करूंगा। आपको जल्द से जल्द मित्रन फैमिली को सब कुछ इन्फॉर्म कर देना चाहिए। इसके अलावा मित्रन फैमिली वाकई में आपकी ऑयल फील्ड में इन्वेस्ट करना चाहती है। जब बाद में उनके लोग यहाँ पर आएंगे तब आपको पता चल जाएगा कि मैं जो कुछ भी कह रहा था वो सब कुछ सच था। और हाँ, उसका नाम तेजस्वी मित्रन था। इतना कहने के बाद ध्रुव वहां से पलटकर एक जगह जाकर बैठ गया और जसविंदर को सिगरेट ऑफर की। शिप का कैप्टन अच्छे से जानता था कि मित्रन फैमिली कितनी बड़ी है और इसीलिए उसकी खुद इस मामले को रिपोर्ट करने की हिम्मत नहीं थी, लेकिन अब क्योंकि उसके पास मौका था इसलिए वो किसी और को ये करने देना चाहता नहीं था और इसीलिए उसने खुद ही मित्रन फैमिली को कांटेक्ट किया। आप श्योर हैं? आप चाहते हैं कि मित्रन फैमिली यहाँ पर आ जाए और उन्हें सब पता चल जाए? क्यों नहीं? जैसे ही वो लोग यहाँ पर आएंगे उन लोगों को सब कुछ पता नहीं चल जाएगा? तो उन्हें पता चल जाने दो। आप कमाल है बॉस। आप ये मत कहिएगा कि आप चाहते हैं कि उन्हें इन सब के बारे में पता चले और फिर वो आपको थैंक यू बोलकर यहाँ ऑयल फील्ड में इन्वेस्ट करें। देखते हैं कि चीजें किस तरह से होती हैं। तब तक हम लोग ये सिगरेट एंजॉय करते हैं। ध्रुव की बात सुनकर जसविंदर ने स्माइल किया और खामोश हो गया। दूसरी तरफ वो शिप का कैप्टन जैसे ही मित्रन फैमिली को कॉल करने के लिए जाता है वो तुरंत ही भागता हुआ डेक पर आ गया। तेजस्वी वाकई में मित्रन फैमिली का बेटा था, लेकिन जिस तरह से उस आदमी ने इस पूरी न्यूज पर रिएक्ट किया था, जिससे उस शिप के कैप्टन की बात हुई थी, वो काफी ज्यादा अजीब था। खासतौर पर जब शिप के कैप्टन ने ध्रुव का नाम लिया था, ऐसा लग रहा था जैसे उन लोगों के लिए ये कोई हैरानी की बात थी नहीं। जिसने फोन उठाया था उसने केवल इतना ही कहा था कि वो लोग बहुत जल्द वहां पर होंगे और फिर उसने फोन काट दिया था। डेक पर आने के बाद शिप के उस कैप्टन ने कुछ भी नहीं कहा और वो केवल ध्रुव की तरफ देखता रहा। मेरी तरफ ऐसे मत देखिए, मैं भागूंगा नहीं। तुम मुझे पूरी सिचुएशन बता क्यों नहीं देते हो? देखो, तुम्हें अपनी गलती माननी होगी। तुम अभी भी जवान हो। सर, मेरा भरोसा करिए, मित्रन फैमिली मुझे बेगुनाह साबित करेगी। और कुछ ही समय बाद मित्रन फैमिली भी वहां पर आ गई। संतोष मित्रन और कैप्टन आगे आगे चल रहे थे। जब उन्हें तेजस्वी की मौत की खबर मिली थी तब वो सब के सब गुस्से में आग बबूला हो गए थे। आफ्टर ऑल, चाहे कुछ भी हो, लेकिन तेजस्वी था तो मित्रन फैमिली का बेटा ही। वो लोग अच्छे से जानते थे कि ये सब ध्रुव का किया हुआ है और इसीलिए वो लोग और भी ज्यादा गुस्से में थे। संतोष मित्रन तो इतने ज्यादा गुस्से में था कि वो अपने साथ कुछ और भी लेकर आया था
उसने तय कर लिया था कि आज वो ध्रुव को छोड़ेगा नहीं। और जैसे ही उसकी नजर ध्रुव पर पड़ी, उसने तुरंत ही ध्रुव का कॉलर पकड़ लिया। ये देखकर जसविंदर रिएक्ट करते हुए तुरंत आगे बढ़ा, लेकिन ध्रुव ने उसे रोक दिया। नहीं तो संतोष मित्रन इस समय सीधा समुद्र में होता। बहुत गलत बात है। मैंने आपको यहाँ पर बुलाया और आप ये ही नहीं जानते कि मुझे थैंक यू कैसे बोलना है। मेरा बेटा कहां पर है? वो बेचारा समुद्र को प्यारा हो गया। ध्रुव की बात सुनकर संतोष मित्रन समुद्र की तरफ देखने लगा, जो इस समय उसके बेटे और न जाने कितने लोगों के खून से लाल रंग का हो गया था। न तो संतोष मित्रन को अपना बेटा नजर आ रहा था और ना ही मर्डरर। अगले ही पल अचानक से संतोष मित्रन पागलों की तरह हंसने लगा और पलटकर ध्रुव की तरफ बेरहमी से देखा। तुम अपने साथ बस इतने ही लोग लेकर आए हो? ध्रुव के साथ जो लोग थे वो मित्रन फैमिली के 1/10 भी नहीं थे, और इसलिए संतोष मित्रन कॉन्फिडेंट था कि वो ध्रुव पर भारी पड़ जाएगा। ध्रुव, इस बार तुमने सारी हदें पार कर दी हैं। सब लोग इसे दिखा दो कि हमारे अंदर कितना दम है। संतोष मित्रन के ऑर्डर देते ही उसके आदमी तुरंत ही तेजी से आगे बढ़े। शिप का कैप्टन उन लोगों के पीछे खड़ा हुआ था, लेकिन वो चाहकर भी कुछ बोल नहीं पा रहा था। संतोष मित्रन, आप कह रहे हैं कि मैंने आपके बेटे को जान से मारा है, लेकिन क्या आपके पास इस बात का कोई सबूत है? ध्रुव अच्छे से जानता था कि संतोष मित्रन और यहाँ तक कि पूरी मित्रन फैमिली को भी कभी सबूत नहीं मिलेगा। तेजस्वी पिंटू की वजह से गिरा था। सभी शार्क्स तेजस्वी के लाए हुए खाने से अट्रैक्ट होकर वहां पर आई थी। तेजस्वी को पिंटू का डर था, इसलिए वो खुद ही समुद्र में गिर गया था। पिंटू ने तो उसे छुआ भी नहीं था। ऐसे में अगर वो लोग इसे इन्वेस्टिगेट भी करेंगे, तब भी गलती तेजस्वी की ही निकलेगी। लेकिन संतोष मित्रन ने पूरी तरह से ध्रुव की बातों को नजरअंदाज कर दिया था। संतोष मित्रन के आदमी तेजी से आगे बढ़ रहे थे, लेकिन ध्रुव अभी भी अपनी जगह से हिला नहीं था। तभी अचानक से उस बड़े समुद्र में एक लाइट फ्लैश हुई। शाम के 7 बजे समुद्र में ऑलरेडी बहुत अंधेरा था। जब संतोष मित्रन के आदमी ध्रुव के आदमियों से लड़ रहे थे, तब कोई भी हिचक नहीं रहा था, और उसी का ही नतीजा था कि बहुत ही जल्द ध्रुव के आदमियों के शरीर से खून निकलने लग गया था। संतोष मित्रन ने उस फ्लैश को नहीं देखा था, लेकिन कैप्टन ने उस फ्लैश को देख लिया था। उसने तुरंत ही पलटकर ऑयल फील्ड की ड्रिलिंग रिग्स की तरफ देखा और हैरान रह गया। उसे लगा था कि पिंटू वहां पर नहीं होगा, लेकिन पिंटू एक्चुअल में वहां पर था। और सिर्फ इतना ही नहीं, वो अपने चेहरे पर ईविल स्माइल के साथ कैमरा से फोटोज ले रहा था। लड़ना बंद करो! लेकिन संतोष मित्रन के आदमियों के कानों में जूं तक नहीं रेंगी थी। लड़ना बंद करो अभी इसी वक्त! भगवान के लिए लड़ना बंद करो! कैप्टन के फिर से चिल्लाने के बाद संतोष मित्रन होश में आया और उसने अपने आदमियों को रोक दिया। ध्रुव, तुम क्या कर रहे हो? ध्रुव ने कैप्टन की बात का कोई जवाब नहीं दिया और अपने कम्युनिकेशन इक्विपमेंट का इस्तेमाल करके पिंटू को फोन करने लगा। मिस्टर गिल, मैंने सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया है। अब हमें इसके बाद क्या करना होगा? मैं तुम्हें एक ईमेल एड्रेस दे रहा हूं। ये वीडियो उस ईमेल एड्रेस पर भेज दो। मान गए आपको बॉस। अगर मैं इस वीडियो को उस ईमेल पर भेज दूंगा तो संतोष मित्रन पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि वो मित्रन फैमिली को यहां पर लेकर आया था आपके साथ लड़ने के लिए। और जैसा उसका स्टेटस है, इस वीडियो के उस ईमेल पर जाने के बाद से वो वाकई में मर ही जाएगा। पिंटू इस बात से बहुत ज्यादा इम्प्रेस था कि ध्रुव की इतनी दूर की सोच थी। अब उसे इस बात पर कोई हैरानी नहीं हो रही थी कि क्यों ध्रुव अभी तक वहां से गया नहीं था। कैप्टन को भी देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसने सुन लिया था कि ध्रुव ने क्या कहा है, और उसी का नतीजा था कि उसकी बॉडी भी घबराहट के मारे कांपना शुरू हो गई थी। चलो इन्हें सबक सिखाते हैं। इससे पहले कि ध्रुव अपनी बात को खत्म कर पाता, कैप्टन तुरंत ही बिना किसी हिचकिचाहट के आगे की तरफ बढ़ा। वो अच्छे से जानता था कि इस पूरी सिचुएशन के केवल 2 ही सॉल्यूशंस हैं। पहला सॉल्यूशन तो था ध्रुव को जान से मारना, क्योंकि अगर ध्रुव मर जाएगा तो वहां पर कोई प्रूफ भी नहीं रहेगा। लेकिन फिर कैप्टन ये बात जानता था कि उसके बाद पिंटू उस वीडियो को उस ईमेल पर भेज ही देगा जो ध्रुव ने उसे दी थी, और उस पर से उसे जसविंदर का सामना करना पड़ेगा, वो अलग। और दूसरा रास्ता था ध्रुव के सामने हार मानकर इस पूरी सिचुएशन को संभाल लेना। और एक ही पल में कैप्टन को समझ में आ गया कि उसके लिए कौन सा रास्ता अपनाना सही होगा। और अपने मन में इसी ख्याल के साथ अगले ही पल कैप्टन ने संतोष मित्रन को एक जोरदार थप्पड़ मारा।
कैप्टन की इस हरकत की वजह से संतोष मित्रन को गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन वो ये भी जानता था कि इस समय वो कुछ नहीं कर सकता था। अभी इसी वक्त ध्रुव से माफी मांगो। कैप्टन की बात सुनकर संतोष मित्रन बहुत ही ज्यादा अपसेट था। आफ्टर ऑल उसने अभी अभी अपना बेटा खोया था और अब कैप्टन उसे ही उसके बेटे के दुश्मन के सामने माफी मांगने के लिए कह रहा था। लेकिन फिर संतोष मित्रन के सामने और कोई चॉइस बची भी नहीं थी और इसीलिए वो चलते हुए ध्रुव के पास गया और उससे माफी मांगी। और इसी के साथ संतोष मित्रन ने लड़ाई में अपनी हार मान ली। यहाँ तक कि उसने ध्रुव से यह भी कह दिया कि वो खुद डॉक्टर मिन्हास को कहेगा तृप्ति को ट्रीट करने के लिए, और अगर डॉक्टर मिन्हास ऐसा करने में नाकाम रहा तो वो खुद अपनी जान देकर तृप्ति को ठीक करेगा। हालांकि ये बात और थी कि ध्रुव को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि डॉक्टर मिन्हास पर तो उसे वैसे भी भरोसा नहीं था। संतोष मित्रन की माफी मांगने की वजह से ध्रुव ने वो वीडियो उन लोगों के हवाले नहीं की। कैप्टन भी इस बात को अच्छे से जानता था और यही वजह थी कि वो फिर ध्रुव को अलग अलग तरीकों से मनाने की कोशिश कर रहा था, जैसे कि ध्रुव को पैसों का लालच देना, लैंड का लालच देना और न जाने क्या क्या। यहाँ तक कि उसने शिप के कैप्टन के सामने ध्रुव की बेगुनाही तक साबित कर दी, पर फिर भी ध्रुव उस वीडियो को कैप्टन को देने के लिए तैयार नहीं था। मिस्टर गिल, डॉक्टर मिन्हास आ गए हैं और बाय द वे मैंने इंटरनेशनल मेडिकल एसोसिएशन में भी एडवांस में ही आपके लिए मदद मांग कर रखी हुई है। जैसे ही शिप किनारे पर पहुंचती है, ध्रुव को मनाने की कोशिश करते हुए कैप्टन उससे कहता है, लेकिन ध्रुव को बस तृप्ति की सिचुएशन की चिंता थी और इसीलिए वो कैप्टन से बात करने की जहमत भी नहीं करता है। मिस्टर गिल, ये क्या तरीका है आपका? मुझे डॉक्टर मिन्हास की जरूरत नहीं है मेरी मदद करने के लिए। मुझे न आप पर भरोसा है और न ही अपने किसी भी और कंपेटिटर्स पर। लेकिन मैं आपको एक चीज जरूर याद दिला देना चाहता हूं। अगर आपने तृप्ति को नुकसान पहुंचाना तो दूर, उसे छूने तक की हिम्मत की तो मैं आपको जान से मार डालूंगा। और सिर्फ आपको ही नहीं, बल्कि पूरी की पूरी मित्रन फैमिली को भी जान से मार डालूंगा। अगर मेरी बात पर भरोसा नहीं है तो आप चाहे तो एक बार आजमा कर देख सकते हैं। ध्रुव की बात सुनकर कैप्टन की बोलती पूरी तरह से बंद हो गई थी और उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो आगे क्या कहे। इस समय वो किसी भी तरह की कोई भी गलती नहीं कर सकता था। हालांकि वो ध्रुव को सबक सिखाने के लिए अपने आदमियों को लेकर आया था, लेकिन अब वो समझ गया था कि ध्रुव से उसका कोई मुकाबला नहीं है और इसीलिए वो चाहकर भी कोई एक्शन नहीं ले पा रहा था। उसके बाद ध्रुव ने जसविंदर को ऑर्डर दिया कि वो पहले तृप्ति को हॉस्पिटल पहुंचाए और फिर ध्रुव खुद भी वहां से चला जाता है। कैप्टन, अब हमें क्या करना चाहिए? ये जो कुछ भी हुआ था वो पूरी की पूरी मित्रन फैमिली पर थप्पड़ से कम नहीं था, एक जोरदार थप्पड़। संतोष मित्रन की बात सुनकर कैप्टन केवल गुस्से में अपनी मुट्ठी बंद कर अपने दांतों को भींच लेता है और फिर वो अपना फोन निकाल लेता है। डॉक से निकलने के बाद ध्रुव सीधा तृप्ति को लेकर हॉस्पिटल चला गया। तृप्ति को वापस आता हुआ देखकर आस्था जिंदल फूट फूट कर रोने लगी। वो रोते हुए लगातार तृप्ति से इस बात की माफी मांग रही थी कि कैसे उन्होंने किसी और पर भरोसा करके तृप्ति की जान को खतरे में डाल दिया था। हालांकि वो जानती थी कि अब माफी मांगने का कोई मतलब नहीं रह गया था। भले ही तृप्ति वापस आ गई थी, लेकिन वो बहुत चीजों से होकर गुजरी थी। यहाँ तक कि उसकी बॉडी में खून भी लगा हुआ था और उसे देखकर आस्था जिंदल को समझते देर नहीं लगी कि तृप्ति के ब्रेन में जरूर ही वायलेंट कंकशन हुए थे। यहाँ तक कि जब डॉक्टर्स ने भी तृप्ति को चेक किया तब उनकी राय भी तृप्ति को लेकर बहुत ज्यादा पॉजिटिव नहीं थी। ध्रुव ने आस्था जिंदल को दिलासा देने की कोशिश की, लेकिन आस्था जिंदल का फिर भी रो रो कर बुरा हाल हो गया था। उसी समय हॉस्पिटल के गेट पर कोई आया। वो कोई और नहीं बल्कि गौरदास वर्मा थे और उनके साथ निधि वर्मा भी थी। डॉक्टर उन लोगों को रास्ता दिखाते हुए तृप्ति के पास ले गए। दादाजी, पहले मेरी बात सुनिए। तृप्ति को देखकर बहुत ज्यादा इमोशनल मत हो जाइएगा। हमारा जमाना आपके जमाने से बहुत ज्यादा अलग है और हमारे जमाने में अरेंज्ड मैरिज जैसा कुछ भी नहीं होता है। आज के जमाने में प्यार सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज होती है। भले ही तृप्ति की इस समय ऐसी हालत है, लेकिन जितना मैंने ऑब्जर्व करा है, ध्रुव और तृप्ति वाकई में बहुत ही स्वीट है और दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं। भले ही ध्रुव के साथ कुछ गड़बड़ है और वो लड़कियों को समझता ही नहीं है,
लेकिन तृप्ति को इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए दादाजी, हम वर्मा फैमिली से हैं और अब जब आप वापस आ गए हैं और आप अपने पापा को धोना चाहते हैं तो उसके लिए आप मुझे बलि का बकरा तो नहीं बना सकते, है ना? निधि वर्मा जानबूझकर ध्रुव के बारे में इस तरह से बात कर रही थी। आज वो अपने दादाजी को तृप्ति से इसी पर्पस से मिलवाने के लिए लेकर आई थी। वो चाहती थी कि उसके दादाजी ये बात जान लें कि उसका और ध्रुव का एक साथ आना इम्पॉसिबल है। तुम श्योर हो कि मैं अंदर आ जाऊं? ऑफ कोर्स। निधि वर्मा के इतना कहने के बाद गौरदास दरवाजा खोलकर अंदर गए और अंदर जाते ही उन्होंने उस टॉनिक को पकड़ा दिया जो उन्होंने तैयार किया था। मिस्टर वर्मा, आप यहाँ कैसे? गौरदास को इतने सालों के बाद वापस आता हुआ देखकर विश्वास जिंदल जितना ज्यादा खुश थे उतने ही ज्यादा सरप्राइज भी थे। उस समय जब गौरदास पकड़े गए थे तब विश्वास जिंदल को किसी भी कीमत पर इस बात पर भरोसा नहीं था कि गौरदास कुछ गलत कर सकते थे और वो अच्छे से जानते थे कि इसके पीछे जरूर ही कोई ना कोई है जिसने गौरदास के अगेंस्ट ये साजिश रची थी। और अब अचानक से इतने सालों तक गायब रहने के बाद गौरदास वापस आ गए थे। मैं यहाँ पर ध्रुव की गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए आया हूँ। गौरदास की बात सुनकर विश्वास जिंदल शॉक्ड हो गए। तुरंत ही उन्होंने ध्रुव की तरफ देखा। उन्हें नहीं पता था कि ध्रुव इतना ज्यादा पावरफुल था कि खुद गौरदास भी वहां पर उन लोगों से मिलने के लिए आएंगे। ध्रुव, मैं अब्रॉड में कुछ डॉक्टर्स को जानता हूँ, अगर तुम कहो तो मैं उनसे तुम्हें इंट्रोड्यूस करा देता हूँ। नहीं, इट्स ओके, मैं अरेंजमेंट्स कर रहा हूँ। ध्रुव ने सीधा सीधा मना कर दिया। जहां तक वो जानता था इस समय तृप्ति को ब्रेन इंजरी बहुत ज्यादा थी और केवल डॉक्टर मिन्हास की जैसी टीम ही इस तरह के केसेस को हैंडल कर सकती थी। लेकिन ध्रुव को डॉक्टर मिन्हास पर भरोसा नहीं था और इसीलिए उसने ऑलरेडी अपने लोगों को भेज दिया था डॉक्टर मिन्हास के पुराने यूनिवर्सिटी टीचर को ढूंढने के लिए। वैसे मैं आज रात सबको डिनर पर इनवाइट करने के लिए आया था, प्लीज मना मत करना। ठीक है फिर। ध्रुव के पास गौरदास का इनविटेशन एक्सेप्ट करने के अलावा और कोई चॉइस नहीं बची थी। गौरदास कुछ समय तक वहां पर रुके और फिर तृप्ति के वार्ड से चले गए। शाम में ध्रुव और बाकी सब शंग्रीला होटल में गौरदास के साथ डिनर कर रहे थे। वहां पर बहुत से लोग मौजूद थे, लेकिन उस पूरे डिनर के दौरान गौरदास ने लो प्रोफाइल बनाकर रखा हुआ था, इसलिए किसी ने उन्हें नहीं पहचाना। ध्रुव, क्या तुम कठौता एरिया के साउथ वाली उस लैंड को डेवलप करने जा रहे हो? गौरदास का चेहरा बहुत ही ज्यादा सीरियस नजर आ रहा था। उनके चेहरे को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि वो ध्रुव को किसी चीज के बारे में वार्निंग दे रहे हों। वेल, निधि ने मुझे एक रियल एस्टेट कंपनी दी है और मैं उसे डेवलप करना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम क्या महसूस कर रहे हो, लेकिन मैं तुम्हें यही राय दूंगा कि तुम ऐसा मत करो। उस लैंड पर बहुत लोगों की नजर है और बहुत लोग उसके लिए लड़ रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारे साथ सुलह के तौर पर मित्रन फैमिली ने जानबूझकर तुम्हें वो लैंड दी है। मैं एग्जैक्टली यही चाहता हूँ। गौरदास की समझ में नहीं आ रहा था कि वो ध्रुव को कैसे समझाएं। वो नहीं चाहते थे कि पास्ट में जो गलतियां उनसे हुई हैं, ध्रुव भी उन्हीं गलतियों को दोहराए। अभी वो कुछ कहने ही वाले थे कि तभी अचानक से तेजा वहां पर भागते हुए आया। बॉस, कुछ हुआ है? तेजा को वहां पर देखकर ध्रुव ने अपना हाथ हिलाकर इशारा किया कि वो अभी उसके बारे में कोई बात नहीं करे, क्योंकि वो लोग अभी खाना खा रहे थे। मुझे इस लैंड को हासिल करना ही होगा। ऑफ कोर्स मैं ये भी जानता हूँ कि मित्रन फैमिली बहुत सी चीजों में इन्वॉल्व्ड है और अब बहुत से लोगों की नजरें मुझ पर हैं, लेकिन मैं सब कुछ हैंडल कर लूंगा। अगर मित्रन फैमिली वाकई में चालें चलना चाहती है तो फिर मैं भी अपना ट्रम्प कार्ड चलूंगा। ध्रुव को इतना कॉन्फिडेंट देखने के बाद गौरदास ने फिर कुछ और नहीं कहा। बाय द वे, आपको इस बार बुलाने का मेन पर्पस है आपका नाम साफ करके आपकी बेगुनाही साबित करना। ध्रुव की बात सुनकर गौरदास शॉक थे और उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि वो कैसे रिएक्ट करें। ध्रुव ने फिर पलटकर तेजा की तरफ देखा और उससे अपनी बात कहने के लिए कहा। बहुत ज्यादा अर्जेंट नहीं है, वो बस थोड़ा ज्यादा ही ब्लीड कर रहा है, लेकिन वो मरेगा नहीं। कौन ब्लीड कर रहा है? पिंटू। दरअसल ड्रिलिंग रिग से आने के बाद वो वापस नहीं जाना चाहता था। वो जानता था कि उसने कुछ गलत करा है और इसीलिए वो तृप्ति के इलाज के लिए कुछ फेमस डॉक्टर्स ढूंढना चाहता था, लेकिन उसके पास ये काबिलियत नहीं थी। उसके बाद वो साउथ गेट बोलेवर्ड चला गया ताकि वो साइट और लैंड के उस टुकड़े को ऑब्जर्व करने में आपकी मदद कर सके। उसने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि कुछ कंस्ट्रक्शन यूनिट्स ऑलरेडी वहां उस फील्ड पर मौजूद होंगी। पिंटू की उन लोगों से कुछ कहासुनी हुई और फिर उन लोगों ने लड़ना शुरू कर दिया। तेजा की बात सुनने के बाद ध्रुव फिर तेजा के साथ चला गया। साउथ गेट बुलेवार्ड मेन रेजिडेंशियल एरिया की एंट्रेंस के सामने एक नया गेटवे डोर बना हुआ था।
जो कि बहुत ही बड़ा और ऊंचा था और एक आर्चवे था। पिंटू उस मेन एंट्रेंस के ऊपर टंगा हुआ था और उसकी बॉडी से खून टपक रहा था। पिंटू को देखकर तेजा तुरंत ही उसकी तरफ गया और जल्दी से उसे नीचे उतारा। पिंटू की बॉडी पर बहुत से घाव थे और ये साफ नजर आ रहा था कि जिस भी इंसान ने ऐसा किया था वो बहुत ही ज्यादा प्रोफेशनल था। बॉस, अब हम क्या करें? इसकी सिचुएशन कैसी है? पिंटू की बॉडी में करीब 40 घाव हैं, लेकिन उनमें से कोई भी जानलेवा नहीं है। उसे बस केवल ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत है। मेरी राय है कि हम इसे पास ही के इलीगल क्लिनिक ले चलते हैं। मुझे रास्ता पता है। तेजा की बात सुनकर ध्रुव ने फिर हाँ में अपनी गर्दन हिलाई। वो जानता था कि पिंटू को आम हॉस्पिटल नहीं ले जाया जा सकता था, क्योंकि फिर उसे रजिस्टर होना होगा, और अगर ऐसा हुआ तो पिंटू के ठीक होने से पहले ही पुलिस उसे लेकर चली जाएगी। क्लिनिक पहुंचने के कुछ समय के बाद पिंटू की कंडीशन थोड़ी सुधरी और वो होश में आ गया। होश में आने के बाद पिंटू ने सबसे पहले ध्रुव को सारी बातें बताई। उसने बताया कि कैसे जब वो आया था तब उसने देखा था कि एक कंपनी की कंस्ट्रक्शन मशीनरी ऑलरेडी वहां पर एंटर हो गई थी। पिंटू को लगा था कि मित्रन फैमिली अपनी बात से मुकर रही है और इसीलिए वो उन कंस्ट्रक्शन वर्कर्स से बात करने के लिए गया था। शुरू में तो सब ठीक था और पिंटू उन लोगों के साथ निपटने में भी कामयाब हो गया था, लेकिन फिर उसके बाद मिस्टर थापर नाम का एक आदमी वहां पर आया और उसने पिंटू को वहां से चले जाने के लिए कहा, क्योंकि वो जगह उसकी थी। जब पिंटू ने वहां से जाने से मना कर दिया तब पिंटू पर भारी पड़ने के बाद उसने पिंटू की नसें काट दी, जिसकी वजह से उसका खून निकलना शुरू हो गया। उसके बाद उसने पिंटू से कहा कि अगर वो फिर भी उसकी बात नहीं मानेगा तो फिर वो तेजा की, मिस्टर जोश की और गौरदास की सबकी नसें काट देगा और जमीन उनके खून से रंग देगा। कौन है ये मिस्टर थापर? आज रात बुलाओ उसे और फिर देखते हैं कि कौन बेहतर है। मिस्टर थापर का पूरा नाम विक्रम थापर है और उसके फादर एक कॉन्ट्रैक्टर थे और बाद में उसने मैकेनिकल फैक्ट्री में इन्वेस्ट करके उन्होंने पैसे कमाए हैं। थापर फैमिली का बैकग्राउंड बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है और उन लोगों ने पहले भी साउथ गेट बोलेवर्ड में बहुत मुश्किलें खड़ी करी हैं। विक्रम थापर को खेल खेलना अच्छा लगता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इसके पीछे उसका हाथ है। कोई और ही है इन सबके पीछे जो विक्रम थापर की आड़ में खेल खेल रहा है। उससे पूछने का कोई तरीका ढूंढो। मैं अभी इसी वक्त उसे ढूंढता हूँ। मैं जानता हूँ कि वो अक्सर ही नाइट क्लब जाया करता है। तुम्हें उसे ढूंढने की जरूरत नहीं है, उसे ब्लीड कराओ और वो खुद मुझे ढूंढता हुआ आएगा। इतना कहने के बाद ध्रुव ने अपने आदमियों को लिया और हर्ष रेजिडेंशियल की तरफ चला गया। उस रेजिडेंशियल एरिया में 20 से ज्यादा इक्विपमेंट आ चुके थे और हर एक इक्विपमेंट की कीमत कुछ 100,000 करोड़ की थी। वहां पर इतने सारे इक्विपमेंट्स थे, लेकिन कोई भी उन पर नजर रखने वाला नहीं था। जहां एक तरफ ये चीज दिखा रही थी कि मिस्टर थापर बहुत ही ज्यादा बोल्ड हैं, वहीं दूसरी तरफ ये इस बात को दिखा रही थी कि उसे मुसीबत से आने से डर नहीं लगता है। चलो चलते हैं, चलकर इसे सबक सिखाते हैं और इसे ब्लीड कराते हैं। और ध्रुव के इतना कहने के बाद बहुत ही जल्द वो कंस्ट्रक्शन साइट हर तरफ से मिट्टी के तेल की स्मेल से भर गई। मार्वल क्लब के प्राइवेट रूम में विक्रम थापर रिलैक्स होकर अपने सामने 2 लड़कियों को डांस करते हुए देख रहा था। विक्रम थापर की इमेज एक कैसनोवा की थी, जिसका एक लड़की से कभी मन नहीं भरता था और समय समय पर उसके टारगेट बदलते रहते थे। विक्रम थापर एंजॉय कर ही रहा था कि तभी उसके एक आदमी ने आकर उसे हर्ष रेजिडेंशियल में होने वाली गड़बड़ के बारे में बताया। पहले तो विक्रम थापर को इस बात पर भरोसा नहीं हुआ था, लेकिन उस आदमी के बार बार कहने के बाद वो उसके साथ वहां चला गया। कुछ टाइम के बाद विक्रम थापर की काले रंग की जीप हर्ष रेजिडेंशियल के गेट पर पहुंच गई थी और उसे रियलाइज हुआ कि वहां पर वाकई मिट्टी के तेल की महक आ रही थी। शिट, ये हरकत किस बेवकूफ की है? तभी विक्रम थापर कार से बाहर निकला और भागते हुए रेजिडेंशियल एरिया की तरफ गया और जैसे ही वो दरवाजे पर पहुंचा उसे अंदर से बूम की आवाज सुनाई और वो जगह ऑलरेडी एक्सप्लोड हो गई। वहां पर आग इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि उसे बुझाया नहीं जा सकता था। इस घटना के बाद ध्रुव अब वहां पर कहीं भी नजर नहीं आ रहा था। दरअसल ध्रुव को एक मैसेज रिसीव हुआ था और उस मैसेज से उसे पता चला था कि अगम चैरिटी के स्कैंडल के चलते संतोष मित्रा ने सुसाइड कर लिया था और अपनी पोस्ट पर वापस जाते समय किसी ने कैप्टन को भी जान से मार डाला था। मित्रन फैमिली के 3 में से 2 बेटों की मौत हो गई थी और इस वजह से अब पूरी की पूरी मित्रन फैमिली डर के मारे कांप रही थी। उस रात बहुत से लोग कंडोलेंस देने के लिए मित्रन फैमिली गए थे और ध्रुव भी उन्हीं लोगों में से एक था। जैसे ही ध्रुव वहां पर पहुंचा, अभिमन्यु रहेजा ध्रुव को ढूंढता हुआ वहां पर आया। उसने ध्रुव को बताया कि किसी ने आज पुलिस स्टेशन में उसके नाम से एक लिस्ट भेजी है जो कि एक्चुअल में अगम चैरिटी की मनी लॉन्ड्रिंग लिस्ट थी।
और उस पार्सल को भेजने वाले में ध्रुव का नाम लिखा हुआ था। अभिमन्यु रहेजा की बात सुनकर ध्रुव दंग रह गया था, क्योंकि उसने तो ऐसी कोई भी लिस्ट नहीं भेजी थी। कोई तुम्हारी पीठ पीछे तुम्हें धोखा दे रहा है, लेकिन वो बिना किसी शक के अगम चैरिटी का कस्टमर नहीं है। मुझे लगता है कि तुम्हें थोड़ा लो प्रोफाइल रखना चाहिए। जिसने भी तुम्हारे साथ ये किया है वो बहुत ही बेरहम हो सकता है, और इस तरह की चाल चलकर उसने तुम्हें सबका दुश्मन बना दिया है। अभिमन्यु रहेजा की बात सुनकर ध्रुव ने हाँ में अपनी गर्दन हिलाई और अपनी बात पूरी करने के बाद अभिमन्यु रहेजा वहां से चला गया। लेकिन जाने से पहले अभिमन्यु रहेजा दोबारा लौटा और उसने ध्रुव को बताया कि अगर उसे कुछ भी होता है तो फिर उसे जयदेव के पास जाना चाहिए। वो जयदेव की जगह पर छुप सकता है और वहां पर कोई भी उसे इन्वेस्टिगेट करने की हिम्मत नहीं करेगा। हालांकि ये बात और थी कि ध्रुव ने कभी छुपने के बारे में सोचा ही नहीं था। ध्रुव इतना कमजोर नहीं था कि उसे किसी से छुपना पड़े। अभिमन्यु रहेजा के वहां से जाने के बाद ध्रुव ने फिर जसविंदर को सारी बातें बताई और उससे इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए कहा। ध्रुव का ऑर्डर मानते हुए जसविंदर भी तुरंत काम पर लग गया। उसके बाद ध्रुव और तेजा कार में बैठकर वहां से चले गए। वो लोग रास्ते में ही थे जब ऑपोजिट साइड से एक कार बूम की जोरदार आवाज के साथ उन लोगों की कार से आकर टकरा गई। लेकिन तेजा ने किसी तरह से अपनी कार को संभाल लिया। तेजा फौरन उतरकर उस कार के ड्राइवर को देखने के लिए गया। तेजा को ड्राइवर को पहचानने में देर नहीं लगी। वो ड्राइवर कोई और नहीं बल्कि किराए का एक आदमी था जिसे ड्राइवर की यूनिफॉर्म पहनाकर इस काम को अंजाम देने भेजा गया था। वो आदमी कहाँ है जिसने तुम्हें यहाँ पर भेजा है? तो क्या हुआ अगर तुम उस आदमी को जानते हो जिसने मुझे यहाँ पर भेजा है? उसके बाद वो ड्राइवर ध्रुव की तरफ देखता है। और रही बात कि मैंने ऐसा क्यों किया, ऐसा इसलिए क्योंकि तुमने उसके मजे में रुकावट डाली है और इसीलिए अब वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड के साथ मजे करने गया है। कौन है वो? कोई ऐसा जिसके साथ तुम पंगा लेना अफोर्ड नहीं कर सकते हो। मुझे तुम्हारी बात साफ से सुनाई नहीं दी। असल में हवा बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। क्या कोई हवा को ब्लॉक करने में मेरी मदद करेगा? अगले ही पल ध्रुव के आदमियों ने उस ड्राइवर को घेर लिया और कुछ समय तक उस ड्राइवर को टॉर्चर करने के बाद उसने सब सच उगल दिया कि उसे वहां पर विक्रम थापर ने भेजा था। अभी कहाँ है वो वर्मा की कंपनी में गया है और उसने कहा है कि वो निधि वर्मा के साथ मजे करने जा रहा है। शिट, वो अपनी खुद की कब्र खोद रहा है। इतना कहने के बाद तेजा ने फिर ध्रुव की तरफ देखा। ध्रुव का चेहरा इस समय गुस्से में तमतमा रहा था और उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि अगर उसका बस चले तो वो अब भी इसी वक्त विक्रम थापर को जिंदा जमीन में गाड़ देगा। ध्रुव ने तुरंत ही अपना फोन निकाला और निधि वर्मा को फोन लगाया। निधि पहले से ध्रुव का हाई स्पीड इंटरसेक्शन पे इंतजार कर रही थी। दरअसल निधि को उसके दादाजी का फोन आया था और इसीलिए वो ध्रुव को हाई स्पीड इंटरसेक्शन पर पिकअप करने के लिए गई थी। लेकिन 2 घंटों तक इंतजार करने के बाद भी जब ध्रुव वहां पर नहीं गया तो वो वापस जाने ही लगी कि तभी निधि को ध्रुव का फोन आया। क्या तुम अकेली हो? नहीं तो तुम्हें क्या लगता है? क्या मैं इस समय तुम्हें वहाँ तुम्हारे पास में दिख रही हूँ? अभी तुम कहाँ जा रही हो? मैं तुम्हें अभी इसी वक्त पिक करने के लिए आ रहा हूँ। ध्रुव इस बात के लिए श्योर होना चाहता था कि निधि किसी तरह के खतरे में है या नहीं। लेकिन जैसा कि तेजा ने कहा था, विक्रम थापर एक पागल आदमी है और उसे लोगों को टॉर्चर करने में मजा आता था। तुम्हारा इससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अगर तुम नहीं भी बताओगी तब भी मैं तुम्हें ढूंढ ही लूंगा। ध्रुव की बात सुनकर निधि बड़बड़ाई और फोन काट दिया। निधि ने ध्रुव की बातों को सीरियसली नहीं लिया था और फिर कुछ ही मिनटों बाद निधि हाईवे पर ड्राइव कर रही थी। जब उसे रियलाइज हुआ कि उसकी कार में पेट्रोल खत्म हो गया है तो निधि एक पेट्रोल पंप पर पेट्रोल भरवाने के लिए रुकी कि तभी वहां पर एक कार आकर रुकी। वो कार किसी और की नहीं बल्कि ध्रुव की थी। तुमने मुझे ढूंढा कैसे? मैंने तुमसे कहा था कि मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा। अब तुम मुझे ये बताओ कि तुम किससे मिलने जा रही हो? इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। विक्रम थापर से? हाँ, क्यों, क्या हुआ? कुछ नहीं, तुम्हें अभी इसी वक्त मेरे साथ वापस चलना होगा। मुझे अकेला छोड़ दो। जैसे कि मैंने कहा है, हमारी एंगेजमेंट टूटनी ही टूटनी है, इसलिए मुझ पर बेकार का हक मत जमाओ। ध्रुव निधि को समझाने की बहुत कोशिश करता है लेकिन निधि ने ध्रुव की बिल्कुल भी नहीं सुनी और वहां से चली गई। निधि इस बात से अनजान थी कि ध्रुव की बात न मानकर उसने बहुत बड़ी गलती कर दी थी। विक्रम थापर ने निधि को मिलने के लिए इंडिगो नाइट क्लब बुलाया था। निधि वहां पर जाना तो नहीं चाहती थी लेकिन वो वहां पर सिर्फ इसीलिए गई थी क्योंकि उसे डर था कि कहीं उसके वहां न जाने की वजह से विक्रम थापर उसके दादाजी को किसी तरह का कोई नुकसान न पहुंचा दे।
इंडिगो नाइट क्लब पहुंचकर निधि को एहसास हो गया था कि उसने वहां पर आकर कितनी बड़ी गलती कर दी थी, क्योंकि जैसा कि विक्रम थापर ने प्लान किया था, उसने अपना काम शुरू कर दिया। गौरदास के नाम से पहले निधि को ब्लैकमेल किया, फिर जबरदस्ती उसे ड्रग करने की कोशिश की ताकि वो फिर उसे हर तरह से टॉर्चर कर सके। निधि को इस समय इस बात का पछतावा हो रहा था कि क्यों उसने ध्रुव की बात नहीं सुनी थी, लेकिन अब किसी भी तरह के पछतावे के लिए बहुत देर हो चुकी थी। अपने पीछे नीडल लेकर आ रहे आदमी को धीरे धीरे अपनी तरफ आता हुआ देखकर निधि ने अपना फोन निकाला और आखिरी मिनट पर एक मैसेज भेजा। ध्रुव, मुझे तुम्हारी बात मान लेनी चाहिए थी। ध्रुव के अलावा निधि नहीं जानती थी कि और किसे कांटेक्ट करे। इतने समय में ध्रुव के अलावा निधि का कोई भी मेल फ्रेंड नहीं था। निधि के मैसेज भेजते ही उसने नोटिस किया कि उसका फोन वाइब्रेट हो रहा था, और जब उसने मैसेज ओपन किया तब उसने देखा कि वो ध्रुव का मैसेज था। मेरा इंतजार करना। उस मैसेज में बस यही 3 शब्द लिखे हुए थे। ध्रुव दरअसल बाहर ही था, लेकिन उसे बाहर के लोगों के साथ डील करने में थोड़ा समय लग रहा था। विक्रम थापर इस समय बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड था, और अभी वो एक्साइटमेंट में उछल ही रहा था कि तभी वहां के दरवाजे पर किक पड़ी और वो तेजी से खुल गया। और ध्रुव, गौरदास, निहाल और निधि हॉस्पिटल के एक वार्ड में थे और डॉक्टर ध्रुव की ड्रेसिंग कर रहा था। विक्रम थापर के साथ लड़ते हुए ध्रुव को काफी चोटें आई थी। हालांकि वो चोटें जानलेवा नहीं थी, लेकिन फिर भी ध्रुव का काफी खून बह चुका था और उसके सिर पर भी गहरी चोट लगी थी। इसलिए जैसे ही सिचुएशन अंडर कंट्रोल हुई, निधि सबसे पहले ध्रुव को लेकर हॉस्पिटल आई। अब घबराने की कोई बात नहीं है मिस्टर गिल, आप जल्दी ही ठीक हो जाएंगे। बाकी समय समय पर ड्रेसिंग बदलते रहिएगा, और फिलहाल अभी कुछ दिनों के लिए आपको यहीं पर रहना होगा। काफी ब्लड लॉस हुआ है और सिर पर भी बहुत गहरी चोट आई है, इसीलिए हमें आपको मॉनिटर करना होगा। इतना कहने के बाद डॉक्टर वहां से चला गया और वार्ड में अब ध्रुव के साथ बस निधि वर्मा और गौरदास ही बचे थे। तुम अपने आप को हीरो समझते हो क्या? कितनी बार कहा है कि जब लड़ना नहीं आता है तो मत लड़ा करो। पिछली बार भी तब तो तुम्हारे बॉडीगार्ड ने तुम्हें बचा लिया था, लेकिन इस बार तो तुम अपने ही आदमियों की बात नहीं सुन रहे थे। तुमने सुनी थी मेरी बात जब मैंने तुमसे कहा था कि तुम विक्रम थापर से मिलने के लिए मत जाओ? अगर मैं वक्त रहते वहां पर नहीं पहुंचता तो तुम्हें अंदाजा भी है कि तुम्हारे साथ क्या हो सकता था। ध्रुव इस समय बहुत ही ज्यादा गुस्से में था। एक तो उसके शरीर पर पहले ही बहुत सी चोटें लगी हुई थी, और उस पर से सिर पर जो चोट लगी थी सो अलग। विक्रम थापर के साथ इस लड़ाई में जो खुलासा उसके सामने हुआ था, उसने उसे और भी ज्यादा सोचने पर मजबूर कर दिया था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि एक ही दिन में उसके सामने इतने सारे खुलासे हो जाएंगे। अब तुम किस सोच में डूब गए हो? डॉक्टर ने कहा है ना कि तुम्हें ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना। तुम्हारे सिर पर बहुत गहरी चोट लगी है, और इसलिए तुम्हें कुछ टाइम तक सभी तरह से स्ट्रेस से दूर रहना है। और मुझे समझ नहीं आता कि जब तुमसे ये लड़ाई झगड़ा होता नहीं है तो तुम हमेशा हीरो बनने क्यों आ जाते हो? नहीं मतलब तुम्हारे आदमी तुमसे कह रहे थे ना वहां से जाने के लिए, तो तुमने क्यों नहीं सुनी उनकी बात? क्योंकि मुझे पता था कि तेजा अकेले सब नहीं संभाल पाएगा, और मैं वहां ऐसे ही मुंह उठाकर नहीं चला गया था। पूरी प्लानिंग के साथ आया था। हाँ, ये अलग बात है कि मैंने ये नहीं सोचा था कि विक्रम थापर इतना खतरनाक होगा, लेकिन जो भी है अंत में वो अरेस्ट हो ही गया। पर बेटा किस कीमत पर? अपनी हालत तो देखो। मैं मानता हूं कि निधि ने वहां पर जाकर गलती करी थी, लेकिन अगर वो नहीं भी जाती तब भी वो विक्रम थापर कोई ना कोई तरीका ढूंढ ही लेता। पर चलो, एक बात तो अच्छी हुई, विक्रम थापर नाम का डर हमारी जिंदगी से खत्म हुआ। ध्रुव सर, आप क्या सोच रहे हैं? निहाल, तुम निधि और गौरदास जी को सेफली घर पहुंचाने का इंतजाम करो और मेरे डिस्चार्ज की भी तैयारी करो। मैं अभी इसी वक्त घर जाऊंगा। तुम पागल हो गए हो क्या? तुमने सुना नहीं कि डॉक्टर ने क्या कहा है? तुम्हें आराम की जरूरत है। वो लोग तुम्हें मॉनिटर करेंगे, और तुम हो कि... मुझे मत बताओ कि मुझे क्या करना है। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम और तुम्हारे दादाजी घर जाओ। वैसे भी आज बहुत कुछ हुआ है और तुम्हें भी आराम करने की जरूरत है। निहाल, जाओ मेरे डिस्चार्ज की तैयारियां करो। इट्स एन ऑर्डर। निहाल ध्रुव के ऑर्डर को टाल नहीं सकता था, और इसीलिए वो ध्रुव की बात मानते हुए सभी इंतजाम करने में लग गया। निधि को ध्रुव की ये बात अच्छी तो नहीं लगी थी, लेकिन फिर उसके पास कोई और ऑप्शन भी नहीं था, इसीलिए वो गौरदास के साथ वहां से चली गई। ध्रुव सर, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कुछ बात है जो आप मिस वर्मा और मिस्टर वर्मा के सामने करना नहीं चाहते थे। विक्रम के साथ लड़ते समय उसके मुंह से एक नाम स्लिप हुआ था, मिस्टर गिल। वो कह रहा था कि मेरी ही फैमिली का कोई मेरा दुश्मन है, लेकिन उसने ज्यादा कुछ नहीं बताया। और उसके डैड प्रियम
जो गिल फैमिली का ही एम्प्लॉय है, उसने एकांश गिल का नाम लिया था। अभी हाल ही में किसी ने मेरे नाम से पुलिस स्टेशन में अगम चैरिटी स्कैंडल से रिलेटेड एक लिस्ट डिलीवर की है, जिसमें उन सभी का नाम था जो इस स्कैंडल में शामिल थे। प्रियम से मुझे पता चला है कि वो लिस्ट एकांश गिल ने ही भिजवाई थी। कौन है ये एकांश गिल? आप ही की तरह वो भी गिल फैमिली का वारिस है और आपका कंपेटिटर भी। फैमिली जितनी अमीर होती है, उस फैमिली की सत्ता हासिल करने के लिए फैमिली में कंपटीशन भी उतना ही ज्यादा होता है। एकांश गिल आपका वही कंपटीशन है, लेकिन मुझे यकीन नहीं हो रहा कि वो इतना गिर जाएगा। लेकिन मुझे कोई हैरानी नहीं हो रही। मैं हमेशा से जानता था कि विक्रम थापर के पीछे कोई बहुत ही पावरफुल आदमी है, बस ये नहीं सोचा था कि मेरी ही फैमिली का कोई होगा। मुझे पूरा यकीन है कि प्रियम ने ये जो पैसों का घोटाला किया है और विक्रम थापर ये जो ड्रग्स देकर लड़कियों को टॉर्चर करता आया है और जो कुछ भी इलीगल हमें वहां हर्ष रेजिडेंशियल में मिला है, उन सब के बारे में एकांश को पूरी खबर थी। और क्या पता वो इन सब में शामिल भी हो। पर अब आगे क्या? विक्रम थापर का सच आपने सबके सामने ला दिया है। सबको ये भी पता चल गया है कि वो प्रियम का अपना बेटा नहीं है, बल्कि नाजायज है। और प्रियम के इस घोटाले की खबर भी सबको हो गई है। मुझे नहीं लगता कि अब एकांश चुप बैठेगा। मेरी जिंदगी में दुश्मनों की कमी नहीं है, लेकिन अभी फिलहाल के लिए तो मेरे डिस्चार्ज की तैयारियां करो। मैं जल्द से जल्द घर जाना चाहता हूँ। आफ्टर ऑल मुझे तृप्ति के इलाज की भी तैयारियां करनी है। निहाल जानता था कि ध्रुव जिद्दी है और इसीलिए फिर उसने ज्यादा बहस नहीं की और ध्रुव के डिस्चार्ज की तैयारियां करने लगा। निहाल के वार्ड से जाते ही अचानक से ध्रुव का फोन बजा और अपनी कॉलर आईडी पर अनजान नंबर देखकर ध्रुव कॉन्शियस हो गया। हेलो ध्रुव, मैं एकांश गिल बोल रहा हूँ, तुम्हारा जिगरी दोस्त। फोन की दूसरी तरफ से ध्रुव को आवाज आई और वो कोई और नहीं बल्कि एकांश की आवाज थी। उसकी आवाज सुनकर ध्रुव ने गुस्से में अपनी मुट्ठी बांध ली। ध्रुव को निहाल की मदद से अपनी माँ और फादर के बारे में पता चला। निहाल ने ध्रुव को बताया कि उसके फादर ने गिल फैमिली को छोड़ दिया था क्योंकि गिल फैमिली उसके फादर के उसकी माँ से शादी करने के फैसले से खुश नहीं थी। ध्रुव के फादर को पहली नजर में ही उसकी माँ से प्यार हो गया था और उन्होंने उसी समय उनसे शादी करने की कसम खाई थी। दूर से देखने में ध्रुव को ये मामला सरल लग रहा था, लेकिन जब ध्रुव अपने फादर की इस कहानी के करीब गया तो उसे लगा कि कहानी उससे भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड थी जितनी दूर से देखने में लगी थी। ये सही बात थी कि उसके फादर ने गिल फैमिली को छोड़ दिया था, लेकिन फिर भी उनके पास गिल सरनेम तो था ही। ये सरनेम ही उसके फादर को एक डिग्निफाइड लाइफस्टाइल देने के लिए काफी था। लेकिन सच तो ये था कि फैमिली को छोड़ने के बाद उसके फादर के भूखे मरने तक की नौबत आ गई थी। अब गिल फैमिली ने उसके फादर का परिवार में वापस आना स्वीकार कर लिया था, लेकिन ध्रुव का मानना था कि ऐसा इसलिए हुआ होगा क्योंकि उसके फादर ने खुद ही एक पावरफुल आइडेंटिटी क्रिएट कर ली थी। ध्रुव ये सब सोच ही रहा था कि तभी उसे किसी का फोन आया। ओह अच्छा, तो वो तुम्हारा आदमी है। ध्रुव ने फोन उठाया और हंसते हुए कहा, आज रात जो हुआ उसके बारे में मुझे उम्मीद नहीं थी कि प्रियम ऐसा इंसान निकल जाएगा। अगर मुझे पता होता कि वो ऐसा इंसान है तो गिल फैमिली उसे इतनी इंपॉर्टेंट पोजीशन पर नहीं रखती। कठौता में उसने अपने स्टेटस का यूज करके पैसा बनाया और उस बेवकूफ को ये भी लग रहा था कि पैसे को अंडरग्राउंड करके वो बच जाएगा। एकांश ने ध्रुव से माफी मांगते हुए कहा। उसको पता था कि केवल माफी मांग लेने से काम नहीं चलेगा, इसलिए उसने आगे कहा, वैसे चिंता मत करो, मैंने किसी को उसे पकड़ने के लिए भेज दिया है। वैसे तुम चाहो तो इसका सारा क्रेडिट ले सकते हो। एकांश ये कहकर हंसने लगा। ध्रुव के चेहरे पर भी स्माइल आ गई। अच्छा ध्रुव, ये बताओ कि तुम गिल फैमिली में वापस कब लौटने वाले हो? मैं तो इस बात के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। मुझे बता दोगे तो मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट तैयार रखूंगा। एकांश ने ईज के साथ कहा। जैसे उसने बोलना बंद किया, बड़ी संख्या में लोग उसके दरवाजे पर आ गए। शायद वो लोग पहले से ही बाहर इंतजार कर रहे थे। आए हुए लोगों में सिर्फ पुलिस वाले नहीं थे, बल्कि दिल्ली के कुछ बिग शॉट्स भी थे। उनमें से ज्यादातर घपले के लिए प्रियम को दोषी ठहरा रहे थे, लेकिन उनमें से कुछ को यह भी लग रहा था कि प्रियम गिल फैमिली के किसी मेंबर की मदद के बिना ये सब नहीं कर सकता। ध्रुव को पता था कि प्रियम ने ये सब एकांश की शह पर किया था। एकांश को भी पता था कि ध्रुव ये बात जान गया है। ध्रुव की नजर में प्रियम बेवकूफ नहीं था। हालांकि इस केस में ऐसा लग रहा था कि किसी को बचाने के लिए प्रियम का सैक्रिफाइस किया गया था। जसविंदर की बनाई गई रिपोर्ट के अनुसार प्रियम वर्कर्स को हैवी मशीनरी इक्विपमेंट हर्ष रेजिडेंशियल के अंदर लाने के लिए कहता था।
नॉर्मल लोगों के लिए हैवी मशीनरी इक्विपमेंट लेकर हर्ष रेजिडेंशियल में घुसना एक इम्पॉसिबल काम था। ये मशीनरी प्रॉपर्टी के अंदर कोई कंस्ट्रक्शन कराने के लिए नहीं लाई जा रही थी, बल्कि मशीनरी का यूज करके पैसा ट्रांसपोर्ट किया जा रहा था। किसी को भी पता नहीं था कि कितना पैसा ट्रांसपोर्ट किया गया था, लेकिन ये निश्चित रूप से एक बड़ा आंकड़ा था। ये इतनी बड़ी रकम थी कि गिल फैमिली को भी झटका लग सकता था। ध्रुव के ये सब जानते हुए भी एकांश ने अच्छा बनने की कोशिश की। उसने ध्रुव से फोन पर कहा, यार मैंने सुना है तुम्हारी गर्लफ्रेंड हॉस्पिटल में है। गिल फैमिली में एक बहुत ही अच्छा डॉक्टर है, मैं उससे बात करके तुम्हारी मदद करवा दूंगा। वैसे तुम्हारे फादर इस बारे में जानते हैं और वो भी चाहते हैं कि मैं तुम्हारी मदद करूं। ये कहकर एकांश ने फोन रख दिया। फोन रखने के बाद एकांश एक अलग इंसान बन चुका था। एकांश ने अपने हाथ में पकड़ा हुआ कप जमीन पर फेंक दिया। उसके बगल में खड़ा बटलर कांप रहा था। ध्रुव सच में घटिया इंसान है। वो गिल फैमिली के इंटरनल मैटर्स में अपनी नाक घुसाना चाहता है। एकांश ने पीछे मुड़कर बटलर की ओर देखा और पूछा, तुमने क्या कहा? गिल फैमिली का वारिस मैं हूँ। ध्रुव ना घुसाने वाला कौन होता है? हाँ, सर आप सही कह रहे हैं। हालांकि क्या आप ध्रुव से लड़ाई मोल लेना चाहते हैं या फिर उसकी गर्लफ्रेंड का इलाज करा के उसके साथ अपने रिलेशनशिप को सुधारना चाहते हैं? आप कहो तो मैं फैमिली डॉक्टर से बात कर सकता हूँ। बटलर की बात में दम था। ध्रुव से लड़ाई करने का कोई मतलब नहीं था। एकांश ने एक पल सोचा और पूछा, तुम क्या सोचते हो? ध्रुव के पापा ने आपसे कांटेक्ट करके ध्रुव की मदद करने के लिए कहा था। ध्रुव से पंगा लेने का मतलब था उसके फादर से पंगा लेना। बटलर को पता था कि ध्रुव के फादर एक बहुत ही फियर्स कंपेटिटर थे। 20 साल पहले उन्हें गिल फैमिली से निकाल दिया गया था। किसी को भी पता नहीं था कि वो गिल फैमिली में वापसी करने में कैसे कामयाब रहे। जैसे एकांश ने इसके बारे में सोचा, उसने अपना मोबाइल फोन चालू किया और फोटोज देखने लगा। अचानक एक फोटो पर वो रुक गया। फोटो वाला इंसान बहुत ही अट्रैक्टिव लग रहा था। वो तृप्ति की फोटो थी। तो ये उसकी गर्लफ्रेंड है? हाँ। एकांश बहुत सरप्राइज हुआ। उसने सोचा कि हॉस्पिटल में बीमार पड़ी होने के बावजूद तृप्ति इतनी अच्छी कैसे लग रही थी। अगर वो मेकअप कर लेती तो कहर ही ढा देती। एकांश कुछ देर तृप्ति की फोटो को देखता रहा। फिर उसने बटलर से पूछा, वो इंसान आ गया जिससे मैंने तुम्हें इनवाइट करने के लिए कहा था? एकांश के मुंह पर एक स्माइल आ गई थी। ये एक ईविल स्माइल थी। बटलर ने उसे बताया कि इंसान आ चुका था। वो हॉल में एकांश का इंतजार कर रहा है। एकांश ने अपना फोन रख दिया और तेजी से बाहर चला गया। हॉल में काले कपड़े पहने हुए एक आदमी बैठा हुआ था। उसका चेहरा सही से दिख नहीं रहा था। यार तुम जो इफेक्ट क्लेम कर रहे हो वो तुम अचीव कर सकते हो ना? एकांश ने क्यूरियोसिटी के साथ पूछा। मैं कभी झूठ नहीं बोलता। काले कपड़े वाले आदमी ने मुस्कुरा कर कहा, प्रेम अपने घर के बाहर जमा भीड़ देखकर हैरान था। उसके घर के बाहर रिपोर्टर्स, मीडिया वाले और पुलिस वाले खड़े हुए थे। प्रेम को समझ आ गया था कि वो अब पकड़ा जा चुका था। उसने किसी भी तरह का उपद्रव करने की कोशिश नहीं की। वो हंसते हुए घर से बाहर आ गया और उसने खुद को पुलिस को सौंप दिया। लेकिन चीजें इतनी स्मूथली भी होने वाली नहीं थी। प्रियम की बीवी भागते हुए घर से बाहर आ गई थी। वो जानना चाहती थी कि पुलिस उसके पति को क्यों अरेस्ट करके ले जा रही है। पुलिस वाले ने प्रियम की बीवी से कहा, तुम्हारे पति ने गिल फैमिली के यहाँ काम करते हुए बहुत सारे पैसों का घपला किया है। प्रियम की बीवी को ये सुनकर बहुत हैरानी हुई। उसने अपने पति से पूछा, घपले वाले पैसे आखिर गए कहाँ? हम तो अभी भी इस सड़े से घर में ही रह रहे हैं। प्रियम की बीवी ने घर की तरफ इशारा करते हुए कहा। घर की हालत सही नहीं लग रही थी। अपनी बीवी का क्वेश्चन सुन के प्रियम का सिर शर्म से झुक गया। फिर पुलिस वाले ने उसके सिर पर थप्पड़ मारते हुए कहा, प्रियम तुम्हारी बीवी तुमसे कुछ पूछ रही है ना, तुम उसका जवाब क्यों नहीं देते? पुलिस वाले के कहने के बाद भी प्रियम के मुंह से एक शब्द तक नहीं निकला। उसके बाद पुलिस वाले ने खुद ही प्रियम की बीवी को सच्चाई बतानी शुरू कर दी। ये गिल फैमिली के पैसों का घपला एक लड़की के साथ मिलकर कर रहा था, जो इसके साथ गिल फैमिली की ही एक कंपनी में काम करती थी। घपले के सारे पैसे लड़की के पास हैं। यही नहीं, इन दोनों का एक बेटा भी है। ये शायद उसी के फ्यूचर के लिए पैसे जमा कर रहा था। पुलिस वाले की बात सुन के प्रियम की बीवी के होश उड़ गए थे। उसके लिए इतनी सारी इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस कर पाना एक बहुत ही मुश्किल काम था। तभी प्रियम की बीवी ने वो किया जिसने सबको शॉक कर दिया। वो फौरन आगे बढ़ी और अपने पति को एक चांटा मारा और फिर जोर जोर से रोने लगी। प्रियम को अपनी बीवी की हालत देखकर बहुत गिल्ट हो रहा था। पुलिस भी उसे वहां से अरेस्ट करके ले जाने के लिए तैयार थी।
लेकिन तभी उसने इंस्पेक्टर से अपनी एक आखिरी इच्छा पूरी करने के लिए कहा। मैं थाने चलने से पहले एक बार अपने घर को अंदर से देखना चाहता हूँ। इंस्पेक्टर को प्रियम की ये इच्छा बहुत ही नॉर्मल लगी, तो उसने प्रियम को अकेले उसके घर के अंदर जाने दिया। लेकिन प्रियम एक बार जो घर गया तो उसके बाद वो बाहर ही नहीं आया। थोड़ी देर में जब गेट खोलकर देखा गया तो इंस्पेक्टर ने पाया कि प्रियम ने पंखे से लटक के फांसी लगा ली थी। ये देख के बाहर खड़ी हुई भीड़ आउट ऑफ कंट्रोल हो गई थी। लोगों ने तोड़ फोड़ मचाना शुरू कर दिया था। पुलिस ने सिचुएशन कंट्रोल करने की बहुत कोशिश की, लेकिन ऐसा करने में वो ज्यादा सक्सेसफुल नहीं रही। भीड़ की तोड़फोड़ में ध्रुव को भी थोड़ी सी चोट आ गई थी, लेकिन पुलिस वाले उसको वहां से निकाल कर उसके घर ले गए। प्रियम की सुसाइड करने की खबर सुन के ध्रुव बुरी तरह से हिल गया था। वो कहीं ना कहीं खुद को इसका जिम्मेदार मान रहा था। वो सिचुएशन को ओवरथिंक कर ही रहा था, तभी उससे कोई मिलने आया। मिलने आई लड़की कोई और नहीं बल्कि निधि वर्मा थी। निधि को देख के ध्रुव को हैरानी हुई। निधि जैसी कोल्ड हार्टेड लड़की उससे मिलने आई थी। कुछ देर तक दोनों एक दूसरे को देखते रहे। फिर गला साफ करते हुए निधि ने ध्रुव से पूछा, कैसे हो तुम? ध्रुव ने सिर हिला के निधि को बता दिया कि वो ठीक है। प्रियम ने जो किया उसके लिए तुम्हें खुद को दोष देने की जरूरत नहीं है। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी विक्रम। निधि की ये बात सुन के ध्रुव को चक्कर आ गया और वो बेहोश हो गया। उसके सिर में चोट लगी हुई थी और वो ज्यादा तनाव लेने की हालत में नहीं था। निधि ध्रुव को तुरंत हॉस्पिटल लेकर गई, जहां पर 2 दिन बाद उसे होश आया। होश में आने के बाद ध्रुव ने ऐसे रिएक्ट किया मानो उसे कभी कुछ हुआ ही नहीं था। तेजा और पिंटू उसके साथ ही मौजूद थे। वो ध्रुव का एटीट्यूड देखकर सरप्राइज थे। ध्रुव को हॉस्पिटल में देखने के लिए कई सारे लोग आ रहे थे। उनमें से ज्यादातर लोग उसके वेल विशर्स थे। हालांकि अचानक ध्रुव के हॉस्पिटल के कमरे में कोई ऐसा इंसान भी घुसा जिसके आने की वो उम्मीद भी नहीं कर रहा था। अनिका ध्रुव के लिए फूल लेकर आई थी। ध्रुव को पता था कि फूल बस एक छलावा है। अनिका के वहां आने का मकसद कुछ और ही था। अनिका चाहती थी कि ध्रुव उसके 6000 करोड़ रुपए लौटा दे। अनिका, अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारे हाथों में वो फूल देखकर मेरा दिल पिघल जाएगा और मैं तुम्हारे पैसे लौटा दूंगा, तो तुम बिल्कुल गलत सोच रही हो। ध्रुव ने हंसते हुए अनिका से कहा। अनिका ने तुरंत ही फूल डस्टबिन में फेंक दिए। तुम्हारे पास अगम चैरिटी को देने के लिए 60,000 करोड़ रुपए हैं, लेकिन मेरा पैसा लौटाने में तुम्हें मौत आ रही है। जैसे ही चैरिटी वाले मेरे पैसे वापस कर देंगे, वैसे ही मैं भी तुम्हारे पैसे लौटा दूंगा। ध्रुव, तुम स्टूपिड हो क्या? तुम्हें सच में उम्मीद है कि चैरिटी वाले तुम्हारे पैसे वापस करने वाले हैं? उन्होंने अब तक मनी लॉन्ड्रिंग करके पैसे विदेश में पहुंचा भी दिए होंगे। अनिका ने ध्रुव को रियलिटी का टेस्ट देने की कोशिश की, लेकिन इससे ध्रुव की स्माइल पर कोई फर्क नहीं पड़ा। चलो एक शर्त लगाते हैं, अगर अगम चैरिटी ने मेरे पैसे वापस कर दिए तो तुम फिर मुझसे अपना पैसा वापस नहीं मांगोगे। अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं तुम्हें तुम्हारे उधार के 10 गुना पैसे वापस लौटाऊंगा। अनिका को पता था कि वो ये शर्त बहुत आसानी से जीत जाएगी। उसने बेझिझक हाथ बढ़ा के ध्रुव से शर्त लगा ली। अगले पल ध्रुव के फोन पर एक मैसेज आया। ये एक ट्रांजैक्शन अलर्ट था। अगम चैरिटी ने ध्रुव के खाते में 60,000 करोड़ रुपए ट्रांसफर कर दिए थे। अनिका मैसेज देख के हैरान रह गई। उसके हाथ से 6,000 करोड़ रुपए जा चुके थे। अनिका को मैसेज दिखाकर जब ध्रुव ने फोन अपनी तरफ किया तो पाया कि उसके मोबाइल पर एक और मैसेज आया हुआ है। ये मैसेज तृप्ति के फादर विश्वास जिंदल ने भेजा था। तृप्ति की सर्जरी सफल रही, मैसेज में लिखा हुआ था। अनिका ध्रुव के ठीक सामने खड़ी थी, इसलिए जब उसने ध्रुव के फोन पर नंबर देखा तो वो बहुत ही सरप्राइज हुई। अगम चैरिटी की तरफ से ध्रुव के खाते में पैसे ट्रांसफर कर दिए गए थे। ध्रुव ने जो करके दिखा दिया था वो करने के लिए उसकी पूरी गिल फैमिली को स्ट्रगल करना पड़ सकता था। अनिका हैरान थी कि ध्रुव ने ये इतनी जल्दी कैसे कर दिया। मिस अनिका, 6,000 करोड़ रुपए मर गए तुम्हारे। ध्रुव की आवाज में एक्साइटमेंट थी, लेकिन इसका एक और कारण भी था। तृप्ति के फादर विश्वास जिंदल ने उसे मैसेज करके बताया था कि तृप्ति की सर्जरी सक्सेसफुल थी। ध्रुव अपने हॉस्पिटल के बेड से कूदा और अनिका से बिना कुछ कहे कमरे से बाहर चला गया। अनिका को उसकी ये हरकत बहुत ही अजीब लगी। यार, ये तो इतना रिच और पावरफुल इंसान है। ऐसा तो हो नहीं सकता कि मेरे 6,000 करोड़ रुपए लेकर इसकी सेहत पर कोई मेजर असर पड़ जाए। तो फिर ये इतना खुश क्यों है? पक्का कोई और बात है। अनिका का असम्पशन सही था। ध्रुव कमरे में वापस आ चुका था। उसके मुंह पर खुशी की चमक अभी भी थी। उसने मुस्कुराते हुए अनिका से पूछा,
अनिका, तुम हीरानंदानी हॉस्पिटल की तरफ जा रही हो क्या? अनिका को लगता था कि ध्रुव एक बहुत ही सेल्फिश इंसान है। वो पक्का उससे कोई फेवर लेना चाहता था। नहीं, बल्कि मैं तो हीरानंदानी हॉस्पिटल के बिल्कुल ऑपोजिट जा रही हूँ। अनिका ने ध्रुव के आगे हाथ जोड़े और अपनी सीट से उठकर कमरे के गेट की तरफ जाने लगी। ध्रुव तेजी से उसके पीछे भागा, जिसकी उम्मीद अनिका को पहले से ही थी। अनिका को तब बहुत अजीब लगा जब उसे एहसास हुआ कि ध्रुव ने उसका हाथ पकड़ लिया था। ये क्या बदतमीजी है, हाथ छोड़ो मेरा। अनिका ने पीछे मुड़ के ध्रुव का हाथ झटकने की कोशिश की, लेकिन 2 दिनों तक हॉस्पिटल में रहने के बावजूद भी ध्रुव की पकड़ बहुत मजबूत थी। ध्रुव को अनिका का बिहेवियर देखकर बहुत हैरानी हो रही थी। अरे अनिका, अचानक से क्या हो गया तुम्हें? ध्रुव को अनिका के बदले हुए तेवर के पीछे का रीजन समझ में नहीं आ रहा था। अनिका अभी भी उससे हाथ छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। बोला ना, मैं हीरानंदानी अस्पताल की तरफ जा ही नहीं रही हूँ। मुझे मेरी गर्लफ्रेंड को देखने जाना है, वो हॉस्पिटल में एडमिट है। अभी अभी उसकी एक सर्जरी कंप्लीट हुई है। ध्रुव ने अनिका से एक इमोशनल अपील करने की कोशिश की, लेकिन इसका भी अनिका की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ा। ध्रुव ने अनिका की कमर में हाथ रख के उसे अपनी तरफ घुमा लिया। अब वो दोनों एक दूसरे के काफी पास खड़े थे। दोनों एक दूसरे की सांसों तक को फील कर सकते थे। अनिका एक पल के लिए तो ध्रुव को देखती ही रह गई। वो भूल गई कि ध्रुव ही वो आदमी था जिसने कुछ ही मिनट पहले उसे 6000 करोड़ रुपए का चूना लगाया था। दोनों कुछ देर तक शांत रहे, फिर ध्रुव ने चुप्पी तोड़ी। अरे यार, तुम किस तरह के इंसान हो? तुम मुझे हॉस्पिटल नहीं ड्रॉप कर सकती क्या? ध्रुव की बात सुन के अनिका को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया। उसने ध्रुव के चेस्ट पर हाथ रखकर उसे पीछे की ओर धक्का देकर खुद को ध्रुव के चंगुल से आजाद किया। सुनो ध्रुव गिल, तुम तो अच्छे और बुरे इंसान के बारे में बात ही मत करना। मैं कैसी भी हूँ, लेकिन तुमसे तो अच्छी ही हूँ। मैं ये तो नहीं करती कि किसी को शर्त में फंसा के उसके 6000 करोड़ रुपए ऐंठ लूं। इतना कहकर अनिका पैर पटकते हुए कमरे से बाहर चली गई। ध्रुव समझ गया था कि अनिका उससे काफी नाराज हो गई है। आखिर अनिका जैसी औरत के लिए 6000 करोड़ रुपए गंवाना कोई छोटी बात नहीं थी। उसने अनिका को पीछे से आवाज दी, अरे मैं वापस कर दूंगा तुम्हारे पैसे। लेकिन अब तक अनिका कमरे से बहुत दूर जा चुकी थी। अगर उसने ध्रुव की बात सुन भी ली होती तो भी वो ना रुकती। ध्रुव को समझ आ गया कि उसे टैक्सी लेकर ही हॉस्पिटल से जाना पड़ेगा, क्योंकि निहाल किसी काम से बाहर गया हुआ था। उसकी GTR कार भी घर में पार्क थी। ध्रुव टैक्सी लेकर कुछ ही देर में तृप्ति के हॉस्पिटल पहुंच गया। वहां का नजारा देखकर ध्रुव बहुत इमोशनल हो गया था। तृप्ति की माँ आस्था की आंखों में खुशी के आंसू थे। तृप्ति के फादर विश्वास अपने आंसू छुपाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ऐसा करने में वो ज्यादा सफल नहीं हो पा रहे थे। ध्रुव को देखते ही विश्वास अपनी जगह पर खड़े हो गए और ध्रुव से कहा, मान गए तुम्हारी फैमिली को, काफी ऊपर तक पहुंच है तुम लोगों की। विश्वास की आवाज में एक रिलीव्ड फादर की शांति थी, लेकिन ध्रुव को उनकी बातों का कॉन्टेक्स्ट सही से समझ नहीं आ रहा था। ध्रुव की फैमिली ने कैसे विश्वास की मदद की थी? अगर किसी ने उसकी फैमिली से की था तो वो शख्स कौन था? इन सब सवालों के जवाब विश्वास के पास नहीं थे। ध्रुव भी विश्वास को ज्यादा पुश नहीं करना चाहता था। विश्वास अभी तक इसी बात को सही से प्रोसेस नहीं कर पा रहा था कि उसकी बेटी की सर्जरी सफल हो गई है। पहले उसे लगने लगा था कि उसकी बेटी कहीं जिंदगी भर हॉस्पिटल में ही लेटी ना रहे। हालांकि वो ऊपर ऊपर से अपनी बीवी आस्था को हिम्मत बंधाया करता था, लेकिन अंदर ही अंदर उसकी हिम्मत टूटती जा रही थी। ध्रुव की वजह से उसकी जिंदगी में खुशी वापस आई थी। उसने इमोशनल होकर ध्रुव को गले लगा लिया। ध्रुव एक फादर की हालत को समझ सकता था। विश्वास को गले लगाते वक्त एक क्वेश्चन उसके दिमाग में घूम रहा था, वो अपने फादर को ऐसे कब गले लगाएगा? अरे मैंने ये तो पूछा ही नहीं कि किस डॉक्टर ने तृप्ति की सर्जरी की है। हॉस्पिटल ने एक बहुत बड़े डॉक्टर को स्पेशली बुलाया था सर्जरी के लिए। आमतौर पर वो ऐसे स्पेशल सर्जरी की रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं करते हैं। पता नहीं तृप्ति की सर्जरी के लिए वो कैसे मान गए। डॉक्टर सचान करके हैं कोई। डॉक्टर सचान का नाम सुन के ध्रुव के कान खड़े हो गए। उसने धीमे से विश्वास जिंदल को खुद से अलग कर दिया और पूछा, पक्का डॉक्टर सचान ही थे? ध्रुव को डॉक्टर सचान से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन उसे यह अच्छे से पता था कि डॉक्टर सचान आखिर किसके कहने से तृप्ति की सर्जरी करने के लिए तैयार हुए होंगे। डॉक्टर सचान को किसी गिल फैमिली के मेंबर ने ही हीरानंदानी हॉस्पिटल भेजा होगा। ध्रुव को लग रहा था कि ये काम एकांश का है, लेकिन एकांश तो उसका कंपेटिटर है। वो डॉक्टर सचान को तृप्ति की सर्जरी करने के लिए भेजकर ध्रुव पर एहसान क्यों करेगा? एकांश के लिए तो अच्छा था कि तृप्ति ज्यादा से ज्यादा दिनों तक हॉस्पिटल में ही पड़ी रहे।
जितने दिनों तक तृप्ति हॉस्पिटल में रहेगी उतने दिनों तक ध्रुव डिस्ट्रैक्टेड रहेगा। एकांश किसी भी दिन एक फोकस ध्रुव की जगह एक डिस्ट्रैक्टेड ध्रुव को प्रेफर करेगा ताकि ध्रुव उसकी चालों का जवाब सही से ना दे सके। ये सब जानते हुए भी एकांश ने ध्रुव की मदद करने के बारे में क्यों सोचा? ये बात ध्रुव के गले से उतर ही नहीं रही थी। उसे लग रहा था कि एकांश की इस हरकत के पीछे कुछ छुपे हुए मंसूबे थे। उसने जसविंदर से डॉक्टर सचान के बारे में पूछा। जसविंदर ध्रुव का क्वेश्चन सुन के सरप्राइज हो गया। आप डॉक्टर सचान को नहीं जानते? डॉक्टर सचान का वेस्टर्न मेडिसिन पर काफी इंपैक्ट रहा है, खासकर वो सर्जरी के एरिया में बहुत फेमस है और उन्हें मेडिसिन फील्ड में नोबेल प्राइज के लिए भी नॉमिनेट किया गया था। चिंता मत करो सर, अगर डॉक्टर सचान ने आपकी मदद करने की ठानी ही है तो वो सर्जरी में पूरी जान लगा देंगे। उनके लिए उनकी रेपुटेशन बहुत ही ज्यादा जरूरी है। जसविंदर की बात सुन के ध्रुव के मन को थोड़ी शांति मिली। तभी उसने देखा कि तृप्ति की बेस्ट फ्रेंड आभा हॉस्पिटल के अंदर आ रही थी। ध्रुव को लगा कि आभा को भी तृप्ति की सर्जरी के बारे में पता चल गया होगा, इसलिए वो अपनी दोस्त से मिलने आई है। लेकिन आभा आकर ध्रुव के पास खड़ी हो गई। उसके चेहरे पर टेंशन साफ साफ देखी जा सकती थी। जब आभा काफी देर तक ध्रुव से कुछ नहीं बोली तो ध्रुव ने उससे पूछा, अरे तुम्हारी फ्रेंड की सर्जरी सक्सेसफुल हो गई है, तुम्हें इस बात की खुशी नहीं है क्या? आभा ने सिर हिलाया। वो सचमुच खुश थी, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि जागने के बाद वो तृप्ति का सामना कैसे करेगी। चिंता मत करो। ध्रुव ने आभा के कंधे पर थपथपाया। आभा ने अपना सिर ध्रुव के कंधे पर रख दिया। एक औरत ऐसा तभी करती है जब उसे साथ वाले मर्द पर पूरा भरोसा होता है। हालांकि अभी भी आभा के मन में थोड़ी उथल पुथल चल रही थी। वैसे मुझे लगता है कि कुछ गड़बड़ है। आभा ने हॉस्पिटल की गैलरी में कदमों की आहट सुनी और तुरंत अपना सिर ध्रुव के कंधे से हटा लिया। क्या बात है? क्या तुमको लगता है कि डॉक्टर सचान के साथ कुछ गड़बड़ है? ध्रुव ने आभा की तरफ देखते हुए पूछा। आभा ने ना में सिर हिला दिया। नहीं डॉक्टर, सचान में तो खैर मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं लगी, लेकिन वो अपने साथ अपने 5 स्टूडेंट्स को भी ले आए थे। वो स्टूडेंट्स सर्जरी करते वक्त भी उनके साथ थे। ध्रुव ने जसविंदर की मदद से डॉक्टर सचान के काम करने के तरीके के बारे में रिसर्च कर ही ली थी। डॉक्टर सचान एक बहुत ही फेमस सर्जन थे और उन्हें रिश्वत देकर खरीदा नहीं जा सकता था। हर ऑपरेशन में वो 5 स्टूडेंट्स अपने साथ लाते थे, जो कि एक नॉर्मल बात थी। कोई प्रॉब्लम है क्या? ध्रुव ने आभा से पूछा, जो अभी भी थोड़ी सी कंफ्यूज लग रही थी। यार मुझे ज्यादा तो नहीं पता, लेकिन डॉक्टर सचान के 5 स्टूडेंट्स में से जो एक स्टूडेंट था उसे देखकर मुझे लगा कि कुछ तो गड़बड़ है, और साथ ही ये बात भी थी कि वो फ्रांस के इलाके से था। आभा ने कहा, क्योंकि वो तृप्ति के बारे में टेंस थी। लेकिन दूसरी ओर तृप्ति के सारे इंडिकेटर्स पूरी तरह से नॉर्मल थे। हॉस्पिटल के डायरेक्टर ने कहा था कि कुछ और रेस्ट के बाद तृप्ति ठीक हो जाएगी। उसे 1 हफ्ते के रेस्ट के बाद हॉस्पिटल से छुट्टी दे दी जाएगी। लेकिन आभा को एहसास हो रहा था कि कुछ गड़बड़ है। ध्रुव भी फ्रांस इलाके का नाम सुन के हैरान रह गया। डॉक्टर सचान का स्टूडेंट बनना अपने आप में एक बहुत ही डिफिकल्ट काम था। ऊपर से एक फॉरेन की रॉयल फैमिली के मेंबर का उनका स्टूडेंट बनना तो इम्पॉसिबल ही था। आभा डॉक्टर सचान के जिस स्टूडेंट के बारे में बात कर रही थी उसका नाम डॉक्टर मिन्हास था, जो कि फ्रांस के एक रॉयल फैमिली से बिलोंग करता था। ध्रुव ने जसविंदर को डॉक्टर मिन्हास के बैकग्राउंड के बारे में और ज्यादा इन्वेस्टिगेट करने के लिए कहा। इसके बाद वो तृप्ति की माँ और पापा के पास गया। उसने दूर से देखा कि कोई इंसान खड़े होकर विश्वास जिंदल और आस्था जिंदल से बात कर रहा था। उसे पास जाके पता चला कि विश्वास और आस्था से बात कर रहा शख्स कोई और नहीं बल्कि गिल फैमिली का बटलर है। ध्रुव को देखते ही बटलर ने हाथ मिलाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया। तुम हमारी मदद क्यों करना चाहते हो? सर, रीजन बहुत ही सिंपल है। मैं आपकी मदद इसलिए करना चाहता हूं क्योंकि बदले में मुझे आपकी भी मदद चाहिए। 1 हफ्ते बाद गिल फैमिली एक पार्टी होस्ट करने वाली है। आप पहले कभी उस पार्टी में शामिल नहीं हुए हैं। मैं चाहता हूं कि आप इस बार भी उस पार्टी में शामिल ना हो। आपके जाने से सबका मूड खराब हो जाएगा, है या नहीं? बटलर ने मुस्कुराते हुए ध्रुव से कहा। ये किस पार्टी की बात कर रहे हो तुम? बटलर ध्रुव का क्वेश्चन सुन के मुस्कुरा दिया। तुम सच में जानना चाहते हो? देखो, मेरी बात का बुरा मत मानना। अब जब तुम्हें इस पार्टी के बारे में पता ही नहीं है तो तुम पार्टी में आके करोगे क्या? बस इतना समझ लो कि तुम इस पार्टी में आने के लिए क्वालिफाइड भी नहीं हो। ध्रुव को बटलर का बात करने का तरीका बहुत ही खराब लगा। उसने बटलर को घूरते हुए पूछा, अगर मैं तुम्हारी बात ना मानूं तो तुम क्या कर लोगे?
मिस्टर गिल, मैं समझ सकता हूं कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं। कठौता की एक बड़ी फैमिली का मेंबर होने के नाते आप भी अपना हिस्सा चाहते ही होंगे। हालांकि आपको यह भी पता होना चाहिए कि फैमिली का कंपटीशन बहुत ही डेंजरस है। हम नहीं चाहते कि आपको किसी तरह का नुकसान हो, इसीलिए हम चाहते हैं कि आप इस कट थ्रोट कंपटीशन से खुद को अलग कर लें। एक गुडविल के जेस्चर के तौर पर हमने तृप्ति को ठीक करने में मदद की। इतना ही नहीं, मैं आपके लिए गिफ्ट भी लाया हूं। बटलर ने चुटकी बजाई और उसके पीछे खड़े इंसान ने उसे एक बॉक्स दिया। बॉक्स में एक घर की चाबी, एक गैराज की चाबी और एक कार्ड रखा हुआ था। बटलर ने बॉक्स हाथ में लिया और ध्रुव से कहा, घर की चाबी कटौता मैकलिस्टर रिजॉर्ट्स के एक विला की है। मुझे यकीन है कि मिस्टर गिल ये जानते ही होंगे कि विला में रहने के लिए क्लब की सिल्वर मेंबरशिप जरूरी होती है। गैराज में 10 करोड़ से भी ज्यादा कीमत की 3 गाड़ियां खड़ी हुई हैं। आप उनका जैसे चाहें यूज कर सकते हैं। ये कार्ड गिल फैमिली का कॉमन कार्ड है, जिसका यूज करके आप बिना कोई पैसा खर्च किए दुनिया में कहीं भी ट्रैवल कर सकते हैं। ध्रुव को दिया जा रहा गिफ्ट सच में कमाल का था, खासकर वो सर्जरी जो डॉक्टर सचान ने तृप्ति के लिए कंडक्ट की थी। अगर दूसरी तरफ के लोग ध्रुव को रिस्पेक्ट के साथ ट्रीट करते तो ध्रुव उन्हें थैंक यू बोलता, क्योंकि वो एक वेल बिहेव्ड इंसान था। लेकिन फिलहाल बटलर के रवैये से ध्रुव को बहुत दुख पहुंचा था। अगर मैं गिफ्ट लेने से मना कर दूं तो क्या होगा? ध्रुव ने बटलर से पूछा। वो जानता था कि बटलर उसके सामने अपने मालिकों की पैरवी करने आया था। अगर ध्रुव गिफ्ट एक्सेप्ट करके कंपटीशन से हट जाता है तो बाकी वारिसों के लिए आगे की राह आसान हो जाएगी। ध्रुव की बात सुन के बटलर मुस्कुराने लगा। बेशक आपको चुनने का हक है, लेकिन ये याद रखिएगा कि हर आदमी सक्सेस नहीं पा सकता। आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आपके लिए क्या ज्यादा जरूरी है, फैमिली की सेफ्टी या फिर सक्सेस। वैसे भी फैमिली में आपके माँ और बाप का जिक्र तक करना अलाउड नहीं है। आप समझ रहे हैं ना कितनी वीक है आपकी पोजीशन। ध्रुव को पूरी तरह से समझ आ गया था कि बटलर कहना क्या चाहता था। अगर उसके फादर को कुछ टाइम पहले गिल फैमिली का सपोर्ट मिल जाता तो दिल्ली में उनकी जिंदगी इतनी खराब हालत में ना गुजरती। ध्रुव ने सिर हिलाया और बटलर से कहा, चिंता मत करो, मैं गिल फैमिली की पार्टी में नहीं जाऊंगा। बटलर ध्रुव की बात सुन के मुस्कुराने लगा। ध्रुव को समझाना उसकी उम्मीद से ज्यादा इजी निकला। बटलर सोच रहा था कि ध्रुव को समझ आ गया है कि गिल फैमिली के साथ रहने में ही भलाई है। वो नहीं चाहता था कि उसका हश्र उसके बाप की तरह हो। मिस्टर गिल, आप सच में एक बहुत ही इंटेलिजेंट इंसान हैं। बटलर ने सिर हिलाया और ध्रुव को बॉक्स दे दिया। आभा ने हैरानी से ध्रुव की ओर देखा। वो पहली बार ध्रुव की अमीरी से रूबरू हो रही थी। देखते ही देखते ध्रुव कई 100 करोड़ रुपयों का मालिक बन गया था। वो गिल फैमिली का मेंबर था। हालांकि उसे इसका आइडिया नहीं था कि गिल फैमिली का बैकग्राउंड क्या है। इसके बाद ध्रुव ने जो किया उसने आभा को और भी ज्यादा चौंका दिया। बॉक्स लेकर ध्रुव सीधे खिड़की की ओर चला गया और फिर उसने बॉक्स का सारा सामान नीचे फेंक दिया। ध्रुव ने जब ऐसा किया तब वो लोग हॉस्पिटल के 5th फ्लोर पर खड़े हुए थे। विला की चाबी, लग्जरी कार्स के गैराज की चाबी और गिल परिवार का बैंक कार्ड एक पल में जमीन पर गिर गए थे। जब बटलर ने ये सीन देखा तो वो हैरान रह गया। आप क्या कर रहे हो? उसने देखा कि बॉक्स के अंदर रखी सारी चीजें जमीन पर पड़ी हुई थी। वो ऐसी चीजें थीं जो 5th फ्लोर से फेंकने पर भी टूटने वाली नहीं थी। जल्द ही उन चीजों के आसपास लोग इकट्ठा हो गए। ध्रुव ने ये देखकर बटलर से कहा, देखो कितने सारे लोग वहां से गुजर गए, किसी ने उसे उठाया नहीं। लोग तो छोड़ो, कोई कुत्ता भी उसे उठाने का नहीं सोच रहा है। बटलर ने ध्रुव की ओर इशारा करते हुए कहा, आप समझ नहीं रहे हैं कि आपने कितनी बड़ी गलती कर दी है। तभी एक आदमी ने चाबी पर नजर डाली तो ऑब्जर्व किया कि चाबी पर मैकलिस्टर लिखा हुआ था। आदमी ने ये बात अपने आसपास के लोगों को बताई तो लोग तरह तरह के कमेंट्स करने लगे। उन सबको पता था कि मैकलिस्टर रिजॉर्ट का एक्सेस होने का मतलब क्या होता है। ये मैकलिस्टर रिजॉर्ट की चाबी है ना? यार ये इंसान पागल है क्या? ये मैकलिस्टर रिजॉर्ट के विला की चाबी कैसे जमीन पर फेंक सकता है? ये गोल्ड कार्ड है। मैं पक्का बोल रहा हूं कि इस आदमी को कार्ड की वैल्यू पता ही नहीं होगी। लोगों ने जमीन पर पड़ी चीजों की फोटो लेकर उन्हें ऑनलाइन पोस्ट करना शुरू कर दिया। ध्रुव को लोगों के कमेंट से ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा था। उसने ये काम बटलर को नीचा दिखाने के लिए भी नहीं किया था। उसे पता था कि जिस आदमी ने बटलर को भेजा था वो ध्रुव की इस हरकत को जरूर ध्यान से देख रहा होगा। उसका अंदेशा बिल्कुल सही था। मैकलिस्टर रिजॉर्ट में एक इंसान अपने विला में बैठा हुआ लोगों द्वारा ऑनलाइन पोस्ट की गई फोटोज को देख रहा था। जैसे जैसे वो अपनी स्क्रीन को स्क्रॉल करता जा रहा था वैसे वैसे उसकी आंखों में गुस्सा बढ़ता जा रहा था। ध्रुव ने उसके द्वारा भेजी गई चीजों की बेइज्जती की थी।
गुस्से में उबल रहा ये इंसान कोई और नहीं बल्कि एकांश था। ध्रुव गिल, तुमने ये ठीक नहीं किया। वैसे मैं लोगों को एक मौका जरूर देता हूं। मैं चाहता था कि तुम मेरा पीस एग्रीमेंट एक्सेप्ट कर लो ताकि तुम्हारी जान बच जाए, लेकिन तुम ठहरे एरोगेंट और बेवकूफ। वैसे मुझे क्या ही फर्क पड़ता है, तुम अच्छे बच्चों की तरह बिहेव करते तो तुम्हें ही फायदा होता। मुझे तो बस तुम्हें खत्म करना है, चाहे पीस का यूज करके करूं या फिर वायलेंस का। एकांश के चेहरे पर एक ईविल स्माइल आ गई।